हाँ जी, अभी सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, एक बार कंफर्म करना। अभी ठीक है, ओके। अभी एक बार कंफर्म करना सारी चीज़ें ठीक हैं। अभी एक बार कंफर्म कर दो जल्दी से, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। ओके, ठीक है। सागर सर इफेक्ट यहाँ पे भी दिखा। चलो, हाँ जंगल में मंगल होगा आज बिल्कुल। स्टार्ट करें, एक बार सभी लोग को आ जाने देते हैं। एंड कल का टेस्ट कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था जल्दी बताओ। ब्राइटनेस लो है बेटा, अपने फ़ोन से बढ़ाओ ना उसको, ये भी हम बढ़ाएं हैं। ब्राइटनेस हमारे उससे बढ़ाने से बढ़ जाएगी बताओ, अभी बढ़ी क्यों? अब ठीक है, बाकी अपने फ़ोन से भी बढ़ा लो। हाँ जी, सो लेट अस स्टार्ट। हाँ सब प्रॉपर है। हम्म, 59 करेक्ट थे। ओके, ऑलराइट। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर, फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। अब हम मानसून के बारे में, या मानसून के बाद, या फिर इंडियन क्लाइमेट पढ़ने के बाद, या फिर पूरा ये जो हमारा इंडियन फिजियोग्राफिक डिवीजन उसके बाद पढ़ने के बाद ही इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि तभी हमें समझ में आएगा। क्योंकि हम अभी समझ चुके हैं कि बारिश कहाँ पे कितनी, कैसी, क्या होती है, कम, ज़्यादा, मॉडरेट, कहाँ कितनी होती है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो जंगल हैं, जो जंगल बनेंगे, वहाँ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ होंगी, जो फ्लोरा एंड फौना होगा उसी के बेसिस पे होगा भाई। जैसा फ्लोरा होगा वैसा फौना होगा, जैसे पेड़ पौधे होंगे वैसे जानवर होंगे। पेड़ पौधे कैसे होंगे? जैसे वहाँ का क्लाइमेट होगा, जितनी वहाँ पे बारिश होगी उस हिसाब से। तो क्योंकि अब वो हम पढ़ चुके हैं तो हमारे लिए समझना बहुत ही आसान है कि कहाँ पर किस तरह के वन या फिर घास के मैदान पाए जाएंगे। तो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड आज के लेक्चर में दोनों देखेंगे, वन और घास के मैदान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत के वन और उसके प्रकार। पहले हम वन्यों के प्रकार देखते हैं। ये वाला जो मैंने आपको पहला स्लाइड दिखाया था इस पर भी आपको फोकस नहीं करना है, ये लास्ट पे देखेंगे जब सारे फॉरेस्ट टाइप्स देख लेंगे तब। तो इंडियाज वेजिटेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। भारत का जो वनस्पति है उसको मुख्यतः 5 समूहों में विभाजित किया जाता है या फिर विभाजित किया गया है। कौन कौन से समूह हैं ये? एवरग्रीन, ठीक है, डेसिडुअस, थॉर्न, मॉन्टेन या और मैंग्रोव, ठीक है, यानी कि सदाबहार वन, पर्णपाती वन, कांटेदार वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये 5 तरह के वन या फिर 5 तरह के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक एक करके अभी हम सबके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एवरग्रीन फॉरेस्ट लेते हैं, जिनको ट्रॉपिकल एवरग्रीन भी हम बोलते हैं। एवरग्रीन या ट्रॉपिकल एवरग्रीन बात एक ही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एवरग्रीन सिर्फ ट्रॉपिक्स में ही नहीं पाए जाते हैं, ये टेम्परेट एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। उनको हम टेम्परेट एवरग्रीन या फिर ब्रॉड लीफ एवरग्रीन भी बोल देते हैं। और आपको पता है कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट मतलब, ट्रॉपिकल मतलब ये, और टेम्परेट देन ऊपर आ जाएगा आपका, ऊपर और नीचे, ट्रॉपिक्स के ऊपर या ट्रॉपिक्स के नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे।
अब पढ़ते हैं एवरग्रीन। तो कुछ इस तरीके के ये वन दिखते हैं ऊपर से। नीचे से अगर देखेंगे तो नीचे से झाड़ियाँ वगैरह भी खूब देखने को मिलती हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ लंबे लंबे ही पेड़ होते हैं, यहाँ छोटे मोटे बड़े, ठीक है, हर तरह के पेड़ होते हैं यहाँ पे। सो दे अपीयर ग्रीन ऑल ईयर बिकॉज द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट डोंट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे ये है क्या कि ये जो फॉरेस्ट है हमारे, जो एवरग्रीन वाले फॉरेस्ट है, नाम से ही समझ में आ रहा है एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन है, हमेशा ये जो है क्या है, ये हमेशा ही हरे हैं, हमेशा इनको बोलते हैं सदाबहार वन है। एक सेकेंड, वॉइस वॉइस तो आई थिंक प्रॉपर आ रही है, ठीक है, ओके। एंड वैसे तो यार मैं बोलता नहीं हूँ क्लास वगैरह को कभी लाइक करने के लिए, लेकिन आज मैं बोलूँगा बिकॉज वही है कि वो पहला वाला लाइव एंड हो गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग को आई थिंक इस वाली क्लास का नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, तो बस इसलिए, ठीक है। चलो, सो ये हमेशा जो है ग्रीन अपीयर होते हैं, हमेशा हरे अपीयर होते हैं, सदा बहार इनको बोलते हैं। तो सदा यानी कि हमेशा, इन यहाँ पे बहार क्यों रहती है, हमेशा यहाँ पे बहार इसलिए रहती है, इसलिए नहीं कि इनके जो लीव्स होते हैं, जो ट्रीज़ हैं, उनके लीव्स जो होती हैं वो कभी शेड नहीं होती हैं या फिर कभी गिरती नहीं हैं। तो फिर कारण क्या है? फिर कारण ये है कि एक साथ शेड नहीं होती हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज डेजर्ट्स कवर्ड। तो ये चीज़ समझ में आ गई। दे अपीयर ग्रीन ऑल ईयर बिकॉज ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट डोंट शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। लीव्स शेड करते हैं इनके ट्रीज, लेकिन सारे एक साथ नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा ये ग्रीन, हमेशा हरे नज़र आते हैं ये। Evergreen forests are also known as deserts covered by trees because soil of these forests is low in humus due to high rate of decomposition of organic material. सदाबहार वनों को वृक्षों से ढके रेगिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि इन वनों की मिट्टी में जैविक पदार्थों के तीव्र अपघटन के कारण ह्यूमस की मात्रा कम होती है। कल हम लोग सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल या एग्रीकल्चर, हाँ सॉइल ही पढ़ेंगे पहले तो वहाँ ये देखेंगे कि सॉइल में जितना ह्यूमस होगा उतनी अच्छी मिट्टी होती है, उतनी अच्छी सॉइल होगा। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? ये जो भी पेड़ पौधों के जो भी पत्तियाँ वगैरह हैं गिरती हैं या फिर जो जानवर मरते हैं, ये सब हम लोग भी सब ह्यूमस बन जाते हैं। सब ह्यूमस जितने भी ये पेड़ पौधे हैं, इनकी जो लीव्स शेड होती हैं तो नीचे गिर के ह्यूमस ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है। तो जितना ज़्यादा ह्यूमस होगा उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक, मतलब वो ह्यूमस इज़ लाइक ऑर्गेनिक मैटर, तो उतना ही अच्छी सॉइल होगी। तो कायदे से बेसिक नोशन से समझ में आना चाहिए कि एवरग्रीन में बहुत अच्छी सॉइल होगी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए भाइयों और बहनों, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बता। छठ पूजा पे जो विपक्षी पार्टियों ने ये जो छठी मैया का पान किया है, तो इसलिए बीजेपी को वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बताइए। इनको सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? बताइए। ठीक है, वोट मांगने के निंजा टेक्निक, ये सबक सिखाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए। तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। ये फॉरेस्ट जहाँ पाए जाते हैं वहाँ पे टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। क्योंकि रेनफॉल इतनी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ही डेंस होंगे, बहुत ही हाई ट्रीज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है तो इसकी वजह से जो भी ह्यूमस होता है उसका डीकम्पोजिशन बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है। उसका डीकम्पोजिशन बहुत जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से वो ह्यूमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर रह नहीं पाता ज़्यादा देर तक यहाँ पे। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ओके। क्लियर इतनी चीज़? हाँ, भीख मांगने का तरीका थोड़ा रिलीजियस, ये हुई ना बात। हाँ, सो इन इंडिया दे आर सीन इन वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, नॉर्थ ईस्ट तमिलनाडु कोस्ट, इन हैवी रेनफॉल रीजन्स। तो भाई ये कहाँ देखने को मिलेंगे? आप खुद सोचो कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश कहाँ पे होती है? 22 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ पे होता है? कहाँ पे देखने को मिलेगा बताओ? 200 सेंट, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा बारिश भारत में कहाँ से होती है, तो आप क्या बोलोगे? क्या रीजन्स होंगे? आप खुद मैप पे लोकेट करो अपने मैप, अपने मन में कहाँ होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे होगा, वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट में, जहाँ पे मानसून सबसे पहले आ रहा है, वेस्टर्न साइड है वेस्टर्न घाट।
जो लक्षद्वीप के ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं, जो अंडमान निकोबार हैं, और जो ये गारो खासी जयंती यानी नॉर्थ ईस्ट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो अरेबियन सी ब्रांच है वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, फिर बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच है वो यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रही है, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर मानसून सबसे पहले अराइव किया है वहीं वहीं पे बारिश सबसे ज़्यादा होगी, और वहीं वहीं पे एवरग्रीन भी देखने को मिलेगा 200 सेंटीमीटर से, जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होगी, ज़्यादा बारिश होगी। और टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से बिल्कुल, क्योंकि आप देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, इक्वेटर के पास है, तो यहाँ पर टेम्परेचर भी इतना मिल जाएगा। सो वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है कि वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, इसमें क्या रटना है भाई? मानसून सबसे पहले कहाँ पर आ रहा है? मानसून सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है ना, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है ना, सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है, तो यहीं पर होगा बस, कुछ रटना थोड़ी ना इसमें। तमिलनाडु कोस्ट का थोड़ा सा स्पेशल केस है, तमिलनाडु का इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो यहाँ पर पता है एकदम एवरग्रीन तो नहीं, यहाँ पर देखने को मिलता है ड्राई एवरग्रीन। कैसा एवरग्रीन यहाँ पे मिलता है? यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई एवरग्रीन मिलता है, जो कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पे, ये थोड़ा सा नोट करेंगे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हैव हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं पृथ्वी पर, सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहीं पाई जाती है। और बायोडाइवर्सिटी डे, जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं बताइए कमेंट में। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जैव विविधता का मतलब क्या है? जीव जंतुओं, फ्लोरा एंड फौना, पेड़ पौधों की नहीं है, बल्कि जो जीव जंतु हैं उनकी डाइवर्सिटी, यानी कितने ज़्यादा से ज़्यादा तरह के जीव आपको मिलेंगे वो यहीं मिलेंगे, पहला। दूसरा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं वेजिटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं फ्लोरा की बात नहीं कर रहा हूँ, फौना, वेजिटेशन तो होगा ही होगा। क्यों? बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तापमान बहुत अधिक है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी यहाँ पर कोई भी ट्री ग्रो करता है, इसीलिए एकदम लश ग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलता है। इसीलिए डेंस फॉरेस्ट होते हैं, बहुत घने होते हैं। घने क्यों होते हैं? क्योंकि कोई भी स्पेस में छोटा से भी बीज गिरा तुरंत वो पेड़ बन गया, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट, वन ऑफ द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा व्हेन इट कम्स टू ट्रीज, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे फौना के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, तो एनाकोंडा से लेकर ना जाने कितनी तरीके के वैरायटी के सांप ही आपको मिल जाएंगे, लेट अलोन, मतलब आप बाकी चीज़ों को तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है, बाकी वेजिटेशन को। तो बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर मैक्सिमम देखने को मिलेगी। और 22 मई को हम बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, और 1 मई को तो तुमको पता ही है क्या करते हैं, ठीक है। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो दे आर लेयर्ड फॉरेस्ट। लेयर्ड हैं मतलब ये परतदार वन होते हैं, परत दर परत ये हमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर टॉल ट्रीज़ भी लाइक ये देखने को मिलेंगे, प्लस यहाँ पर आपको छोटे छोटे ट्रीज़ भी देखने को मिलेंगे। जैसे ये तो आपको एकदम टॉल ट्रीज़ देखने को मिल रहे हैं जिनकी कैनोपी का मतलब छाता टाइप जो बनना, ये जो छाता टाइप बनना, इसी को कैनोपी बोलते हैं। ये बहुत ही डेंस है, इतनी डेंस है कि सनलाइट के लिए इनमें होड़ चलती है कि हम फर्स्ट एकदम चप्पल लेके हाथों में, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट वाली दौड़ इसीलिए चलती है बिकॉज देयर इज कंपटीशन फॉर दी सनलाइट, कंपटीशन इज एवरीवेयर, हर जगह कंपटीशन है, मार काट। तो यहाँ पे आप ये देखो, श्रब्स भी आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे भी देखने को मिलेंगे, टॉल ट्रीज भी देखने को मिलेंगे विद डेंस कैनोपी। ये देखो पेड़ों में चढ़ रही हैं बेल टाइप, इनको बोलते हैं एपी हाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं एपी हाइट्स। जो दूसरे पेड़ों का सहारा लेके चढ़ते हैं उनको एपी हाइट्स बोलते हैं, जो अधिपादप होते हैं, जो कि आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में और क्या देखने को मिलेगा? एबनी, माहोगनी, सिंचोना, रोजवुड, एनी, खैनी नहीं बेटा, एनी, खैनी खाइएगा, हम तुमको खैनी खाता देखते हैं, ठीक है, रबड़, ये सब आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? अच्छा, एक तरीका और होता है रबड़ बनाने का, पता है क्या होता है? जैसे कि आप पेंसिल लो, ठीक है, पेंसिल को कटर से छीलो, और कटर से छीलने के बाद जो उसका छिलका हो जाए उसमें थोड़ा सा पानी डालो, और पानी डाल के उसको थोड़ा ढंग से मिलाओ, वो जो है रबड़ उत्पन्न हो जाएगी वहाँ से। तो वो भी तरीका होता है, लेकिन वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। स्पेशल कंडीशंस में उसको स्पेशल टेम्परेचर और हीट देना पड़ता है, तभी वो रबड़ बनती है, ठीक है। उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, हमारे यहाँ अलग से फैक्ट्री लगी हुई है इसकी। इधर से छिलका डालते हैं, उधर से रबड़ निकलती है। टॉप वर्टिकल जो ट्रीज़, वो टॉप वर्टिकल में ट्रीज़ होते हैं, मिडिल वर्टिकल में श्रब्स होते हैं, और बॉटम में अगर बात करेंगे तो हर्ब्स एंड बुशेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट स्ट्रेटा, डिफरेंट लेयर्स ऑफ ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड बुशेस।
हाँ, हमने तो बना देते थे, जैसे कि अप्सरा की बना डाली, नटराज की बना डाली, ठीक है, जो बनाता है वो बनाते हैं, जो तुम वैरायटी बोलोगे वो बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ें, यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया तो ज़रा अब बताओ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जहाँ टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, रेनफॉल जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया टेम्परेचर का, ये हो गया रेनफॉल का। इनको हम एवरग्रीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो लीव्स होती हैं एक साथ नहीं गिरती हैं, एक एक करके, तो इसलिए हमेशा ग्रीन अपीयर होते हैं। डिफरेंट स्ट्रेटा, डिफरेंट लेयर्स में देखने को मिलते हैं। इनको हम डेजर्ट्स कवर्ड अंडर फॉरेस्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? डेजर्ट्स क्या होते हैं? डेजर्ट की जो सॉइल होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कि ह्यूमस की कमी है इसलिए यहाँ की सॉइल अच्छी नहीं, ह्यूमस तो है दबा के, लेकिन टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है यहाँ पे कि वो ह्यूमस तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, तुरंत उसका अपघटन हो जाता है, तो वो बचता ही नहीं है। तो इसलिए डेजर्ट कवर्ड अंडर फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ का अगर बात करें वेजिटेशन, तो एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, रोजवुड, ठीक है, और एपीहाइट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कैनोपी इनकी जो होती है वो बहुत ही डेंस होती है, डेंस कैनोपी होती है। अच्छा, अगर ये तो हमने इंडिया में बात कर लिया, कहाँ पर मिलेंगे? जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, वेस्टर्न साइड है, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट में। बट और तो कोरोमंडल में क्या है? तमिलनाडु और सदर्न आंध्रा में, तो यहाँ पर ड्राई डेसिडुअस है। ओके, अच्छा, तो अक्रॉस अगर हम देखेंगे वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो इक्वेटर के आसपास नहीं मिलेंगे ये, क्योंकि इक्वेटर के आसपास खूब गर्मी भी होती है और रेनफॉल भी खूब होती है। तो इक्वेटर के आसपास जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर ज़्यादातर एरियाज़ में आपको देखने को मिलेंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। सर इंडिया तो इक्वेटर पे नहीं है बेटे, ये बेटे टेम्परेचर और ये जो रेनफॉल है, ये कंडीशंस कहीं भी आ जाएंगी। तुम अपने घर के बगल में प्लॉट में ये कंडीशंस ले जाओ, वहाँ भी एवरग्रीन आ जाएगा, समझ रहे हैं आप? तो ये कंडीशंस चाहिए, तो ये कंडीशन जहाँ होंगी वहाँ हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर मानसून की वजह से बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, क्योंकि विंड्स ऐसे जा रही होती हैं, लेकिन ऐसे तो इस वजह से भले ही एकदम इक्वेटर पे नहीं है, लेकिन इक्वेटर से ज़्यादा दूर भी नहीं है अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट में, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। क्या वो चीज़ें? ये हैं कि ध्यान इस चीज़ का रखना है आपको कि जो सेमी एवरग्रीन होते हैं, ठीक है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? सेमी एवरग्रीन। तो अब जहाँ पे भी एवरग्रीन होंगे, आप खुद इमेजिन करो, जैसे कि ये एवरग्रीन है, ठीक है, ये एवरग्रीन है, ये एवरग्रीन है, तो ऐसे तो है नहीं कि यहाँ पे कांटेदार वन आ गए हैं। कुछ ऐसा है क्या कि यहाँ पर कांटेदार वन आ गए हों, कि एकदम यहाँ पर कांटे लगे हुए हैं? ठीक है, आप देखो यहाँ पर अगर डेसिडुअस है, सॉरी, यहाँ पर अगर एवरग्रीन है, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो कैसा है, यहाँ पर आपको सेमी एवरग्रीन देखने को मिलेगा। सेमी एवरग्रीन समझ रहे हो? सेमी एवरग्रीन का मतलब ये है कि इतने ज़्यादा डेंस कैनोपी, इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हो कि इट वुड बी ऑन दी ड्रायर पार्ट्स ऑफ दी वेस्टर्न घाट्स, और सॉरी ऑन ड्रायर पार्ट्स ऑफ दी एवरग्रीन फॉरेस्ट। जैसे कि वेस्टर्न घाट जो होते हैं हमारे, अभी हमने पढ़ा था कि वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न साइड होता है वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर थोड़ी कम बारिश होगी उसके कंपैरिजन में। तो अगर यहाँ पर एवरग्रीन है, तो ईस्टर्न पार्ट जो होगा आपका, वहाँ पर सेमी एवरग्रीन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो ड्रायर पार्ट्स हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के, जो ड्रायर पार्ट हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे क्या? वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे सेमी एवरग्रीन। यहाँ का थोड़ा वेजिटेशन नोट कर लेंगे। सेमी एवरग्रीन का वेजिटेशन में अगर बात करूँ तो जैसे सिडार, हॉलॉक, कैल, ये सब देखने को मिलेंगे। सिडार, हॉलॉक, कैल, ये सब सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ड्रायर पार्ट्स ऑफ द एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आते हैं डेसिडुअस पर्णपाती वन। दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज मानसून फॉरेस्ट। ये भारत के सबसे व्यापक रूप से फैले हुए वन हैं और इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। सबसे व्यापक रूप से फैले हुए हैं। व्यापक रूप से फैले हुए मतलब इंडिया के ज़्यादातर पार्ट में आपको यही फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कौन से? डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो इनके लिए कंडीशंस चाहिए, कंडीशंस हैं 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल, वो इंडिया में मिल जाती है बड़े आसानी से ज़्यादातर पार्ट में, तो इसलिए ज़्यादातर पार्ट में फैले हुए हैं। क्योंकि ये मानसून पे डिपेंड करते हैं और ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पर मानसून
का इन्फ्लुएंस रहता है, इसलिए डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये अपनी पत्तियां गिराते हैं 6 से 8 हफ्तों के लिए। अब ये एवरग्रीन की तरह नहीं है। एवरग्रीन में क्या था, लेयरिंग थी फॉरेस्ट की, यानी कि बॉटम वर्टिकल भी था, मिडिल वर्टिकल भी था और एकदम टॉप वर्टिकल भी था। तो हर वर्टिकल एक साथ अपनी, पहली बात तो अपनी जो ट्रीज़ के वो जो ट्रीज़ होते हैं वो लीव्स शेड नहीं करते हैं, इसलिए हमेशा वो ग्रीन अपीयर होते हैं। लेकिन ये हमेशा ग्रीन अपीयर नहीं होते हैं। आप स्प्रिंग के टाइम पे ले लो या फिर फॉल सीज़न में लो, फॉल मतलब जो अभी चल रहा है ऑटम, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पर बहुत सारी पत्तियाँ देखने को नहीं मिलेंगी डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर बात करें। इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक तो मॉइस्ट डेसिडुअस आर्द्र पर्णपाती और दूसरे शुष्क पर्णपाती यानी ड्राई डेसिडुअस। 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच की जहाँ रेनफॉल है तो वहाँ डेसिडुअस है। ठीक, अब 2 कैटेगरी में डिवाइड किया तो मॉइस्ट वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल है, ड्राई वहाँ देखने को मिलेगा जहाँ रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 70 से 200 है, तो एक मैंने ब्रैकेट कर लिया, एक सेकेंड रुको। एक मैंने ब्रैकेट कर लिया 70 से, आप बोल सकते हो 150, ठीक है, 70 से 150, और एक मैंने ब्रैकेट कर लिया 150 से 200। तो 150 से 200 है मॉइस्ट डेसिडुअस, 70 से 150 है आपका ड्राई डेसिडुअस। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो इंडिया का ये मैप है, तो इंडिया के मैप पे आपको कहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, तो मोस्टली जो ये पूरा पेनिनसुला प्लेट्यू का रीजन हो गया, यूपी बिहार वाला रीजन हो गया, यहाँ पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एवरग्रीन था, यहाँ सेमी एवरग्रीन है, तो यहाँ पर कहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पर कहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो डेसिडुअस फॉरेस्ट ज़्यादातर भारत के हिस्से में फैले हुए हैं। जैसे मॉइस्ट डेसिडुअस की अगर बात करेंगे तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं आपके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज यानी जो गिरिपद हैं, यानी हिमालय का जो फुट है वहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी हम हिमालय में पूरा ट्रांजिशन देखेंगे कि हिमालय में बहुत अलग अलग तरह के आपको वन देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको सर, ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट तो आपने सेमी एवरग्रीन बताया था, तो ईस्टर्न स्लोप में सेमी एवरग्रीन है तो डेसिडुअस भी तो होगा, क्योंकि अगेन अगर सेमी एवरग्रीन है तो उससे ट्रांजिशन अब कहाँ पे होगा, खुद सोचो ना कि एवरग्रीन में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, सेमी एवरग्रीन वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर इनसे थोड़ी सी कम बारिश होती है। तो इसी तरीके से ट्रांजिशन होगा, ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है, एकदम से ट्रांजिशन नहीं होगा कि भाई सेमी एवरग्रीन एकदम से थॉर्न आ जाएगा। तो उसी के अगल बगल ही आपको देखने को मिल जाएगा ईस्टर्न स्लोप में ही अगर मैं बात करूँ डेसिडुअस फॉरेस्ट भी, ये वाला जो पार्ट है पूरा यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मॉइस्ट डेसिडुअस में वेजिटेशन कैसा होता है, तो टीक, बैम्बू, साल, खैर, सैंडलवुड, शीशम, कुसुम, अर्जुन, मलबरी, ठीक है, जो सहतूत जिसको बोलते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में। देन अगर बात करेंगे ड्राई डेसिडुअस की, तो ये रेनियर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ ड्राई डेसिडुअस, ये कहाँ मिलेगा, ड्रायर पार्ट्स ऑफ मॉइस्ट डेसिडुअस। जैसे कि सेमी एवरग्रीन कहाँ मिल रहा था, ड्रायर पार्ट्स ऑफ एवरग्रीन, जहाँ एवरग्रीन है उसके साइड में, उसके बगल में जहाँ पर उतनी बारिश नहीं हो रही हो। सेम गोज फॉर द ड्राई डेसिडुअस ऑल्सो। एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो टीक, पीपल हो गया, ठीक है, पीपल हो गया, साल, नीम, तेंदू। तेंदू ये जो होती है, तेंदू की जो पत्तियाँ होती हैं, तेंदू पेड़ की जो पत्तियाँ होती है उससे बीड़ी बनाई जाती है। आप देख सकते हैं तेंदू की पत्तियाँ रखी हुई हैं, इसे रैप किया जाता है। ये जो दिख रहा है बीड़ी, बीड़ी लाओ बेटा, बीड़ी तो बताएंगे, देखा तुमने? हाँ, क्यों? अच्छा, हमारे गांव के लोग जो हैं, बड़े बूढ़े लोग, बिना फिल्टर लगाए कोई भी बात बोलते हैं कि नहीं? हेयर इज द एग्जाम्पल, पलास, अमलतास, बेल, एक्सलवुड, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, ये तुम लोग जानते हो ये नीम में जो लगते हैं, क्या बोलते हैं तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ इसको गल्ला बोलते हैं, गल्ला। हमारे मामा के यहाँ इसको बोलते हैं निभौरी। हमारे यहाँ मतलब जहाँ पे गांव है हमारे, ठीक है, तो वहाँ पर इसको गल्ला बोलते हैं। चलो भाई, इससे भी हम रबड़ बना देते हैं, पता है। तेंदू लीव्स आर यूज टू मेक बीड़ी, ध्यान रखना। ओके, तेंदू नहीं सर, केंदू, केंदू बोलते हैं, हमें तो लगता है तेंदू बोलते हैं। अच्छा, निम्बोली बोलते हैं, निम कौड़ी, नीम कौड़ा, अच्छा
निभौरी, हाँ ये इटावा साइड निभौरी बोलते हैं, ठीक है। कानपुर साइड इसको गल्ला बोलते हैं, गल्ला। अच्छा, तेलंगाना राज्य बनता है, हाँ। अच्छा, निम्बोली, ओके। अब आते हैं थॉर्न फॉरेस्ट। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में। कहाँ मिलते हैं? जहाँ 70 से लेके 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। 70 से 150 ड्राई डेसिडुअस, 150 से 200 मॉइस्ट डेसिडुअस। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो ड्राई डेसिडुअस होता है, ड्राई डेसिडुअस, इसको हम पार्कलैंड लैंडस्केप भी बोलते हैं। पार्कलैंड लैंडस्केप भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा पेड़ देखने को मिलेंगे, नहीं। कहीं कहीं पेड़ देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं। कहीं कहीं पे पेड़ देखने को मिलेंगे, नीम वीम का दिख गया, और बाकी पूरा ऐसे पार्क के तौर पे लगेगा। पार्क में जैसे घास लगी होती है, और पार्क में बीच बीच में कहीं पेड़ लगा दिए जाते हैं, ताकि उसके नीचे बैठ के तुम कुछ तो कर सको, मतलब मेरा मतलब पढ़ाई कर सको। तो इसीलिए ड्राई डेसिडुअस को बोलते हैं पार्कलैंड लैंडस्केप, बिकॉज ये थोड़ा उसी तरीके से पार्क की तरह लगता है, ठीक। इन तेंदु को यहाँ पर थोड़ा सा नोट करेंगे, तेंदु इंपॉर्टेंट है, और कहाँ कहाँ पाया जा रहा है वो थोड़ा सा नोट करेंगे। देन आते हैं थॉर्न फॉरेस्ट पे, कांटेदार वन, ठीक है। अब कांटा लगाएंगे हम लोग। सो दे ये कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ 70 से कम बारिश होगी, 70 सेंटीमीटर से, ठीक है। अब वहाँ पर आपको देखने को, चलो ठीक है, 70 से कहीं कहीं, मैं बस इतना बोल रहा हूँ, 50 सेंटीमीटर से कम भी लिखा हुआ मिलेगा। अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो इसको भी टिक कर देना अगर आ जाए। अब कारण ये है कि जैसे एनसीईआरटी जैसे टेक्स्ट बुक में भी वही लिखा हुआ है कि 50 से कम, लेकिन 70 से कम इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि अगर 70 से लेके 150 में ड्राई डेसिडुअस है और 50 से कम में थॉर्न है, तो 50 से 70 के बीच में क्या है? घुइयाँ लगी हुई है वहाँ पे? नहीं नहीं, क्या है वहाँ पे? कोई बताएगा मुझे? तो इसलिए 70 सेंटीमीटर से कम याद करेंगे, बाकी अगर 50 से कम आ जाए तो 50 में आपको याद करना है, ठीक है। बजरंग दल वाले आ जाते हैं, ओहो हो। देखो ये हैप्पी वर्मा जब पढ़ाई करने जाता है पार्क में, लेकिन बजरंग दल वाले आ जाते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं बेचारे को। ग्रुप स्टडी करते हैं ना, मतलब 2 लोगों के साथ, 2 लोगों वाली स्टडी जो होती है, क्या बोलते हैं उसको? थॉर्न्स आर मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ लीव्स टू अवॉइड वाटर लॉस। कांटे पत्तियों का परिवर्तित रूप होते हैं, यानी कि जो कांटा दिख रहा है एक्चुअल में ये पत्ती हो सकता था, लेकिन ये कांटा बन गया क्योंकि समाज ने इसको पत्ती नहीं बनने दिया। हाँ, समाज मतलब समाज की जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऐसी हैं कि बहुत ही गर्मी पड़ रही है। क्योंकि गर्मी पड़ रही है, पानी की कमी है, वैसे ही गर्मी पड़ रही है, पानी की कमी है, वैसे भी अगर ये पत्ती बन जाता इनकी तरह तो ये पेड़ सर्वाइव ही ना कर पाता। क्यों? क्योंकि पेड़ों में होता है स्टोमेटा। क्या होता है सर? भूल जाओ, अच्छा क्या होता है? पेड़ों से होता है पानी का लॉस, पेड़ों से सॉरी पत्तियों से पानी का लॉस होता है, पानी यहाँ से निकलता भी है पत्तियों से। जैसे कि अभी के टाइम तो मैंने कल एक पिक्चर पोस्ट करी थी टेलीग्राम में, देखा था तुम लोगों ने, वो फूल वाली, तो उसमें वो क्या थी? वो ओस थी। लेकिन तुमने कभी गर्मियों में भी देखा होगा, रात में जब उठते हो, अभी तो तुम रात मतलब रात में नहीं, सुबह भी उठोगे तो भी चलेगा, सुबह में अगर तुम देखोगे तो अभी तो तुमको ओस समझ में आएगी, लेकिन गर्मियों में क्या होती है? गर्मियों में तो कोई ओस नहीं पड़ती है, हाँ, शबनम की बूंदें तो नहीं होती हैं, लेकिन किनारे किनारे देखने को मिलता है, वो भी वाटर लॉस होता है, दिन में भी वाटर लॉस होता है। वैसे भी पानी की कमी, वाटर लॉस हो जाएगा तो वही है ना कि खाएगा क्या और नहाएगा क्या, तो वैसा टाइप हो जाएगा। तो इसीलिए लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। तो सो थॉर्न्स आर द मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ लीव्स। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और वैसे बताए कहाँ मिलेगा भाई? डेजर्ट कहाँ पर है? यहाँ है ना डेजर्ट, तो यहाँ देखने को मिलेगा। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ राजस्थान, गुजरात, एमपी के कुछ पार्ट में, छत्तीसगढ़, यूपी, हरियाणा, ये सब। ये ध्यान से सुन लो कि ऐसा नहीं होता है कि मध्य प्रदेश तो डेसिडुअस में भी था, तो यहाँ क्यों आ गया? ये बच्चों वाले सवाल में पूछना, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ये मध्य प्रदेश की बाउंड्री है, बस यहाँ तक डेसिडुअस रहेंगे, थॉर्न घुसने की कोशिश भी ना करें। ऐसा तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। हो सकता है कि यहाँ पर थॉर्न फॉरेस्ट टाइप हो, थोड़ा दूर जाओ एमपी में तो वहाँ पर ड्राई डेसिडुअस हो, थोड़ा और दूर जाओ मॉइस्ट डेसिडुअस तो हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि नहीं यहाँ एवरग्रीन मिलेगा, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। एवरग्रीन मिलेगा, वो बिल्कुल नहीं हो सकता राजस्थान में, ठीक है।
तो वो चीज़ें, या फिर मैं बोल दूँ यहाँ पे तो ना वो बर्फ़ में जो बर्फ़ में जो मिलते हैं वो ऑब्वियस बात नहीं होगा। बर्फ़ वाले हिमाचल में, उत्तराखंड में हो सकते हैं, बोल सकता हूँ जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं, तो वो वाले एरिया हो सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ वगैरह में थोड़ी ना आ जाएंगे। ओके, मेन प्लांट स्पीशीज़ क्या है यहाँ पर? अकैसियस बबूल जिसको बोलते हैं, पाम यानी ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़ ऐसे होता है ना, ताड़। यूफोर्बिया, कैक्टिस, नागफनी जिसको बोलते हैं, ये सब देखने को मिलता है। और यहाँ पर टुसॉकी ग्रास देखने को मिलती है जिसको कि गुच्छ घास बोलते हैं। तो देखा होगा तुमने, टुसॉकी कितना वैसा नाम लग रहा है। अभी देखो आए ये तो मेरे बगल में लगी हुई है, देखा होगा तुमने। इसी में तुम्हें बॉल चली जाती थी याद, हमारे यहाँ पे क्या होता था, हम खेलते थे ऐसे घर के बाहर, ठीक है। यहाँ पे एक प्लॉट हुआ करता था और ये बहुत लगी थी भाई। तब मेरे को पता नहीं था टुसॉकी है, कि इसको टुसॉकी बोलते हैं। और इसी में जाके बॉल फंस जाती थी आके, जनरली यहीं पे मिलती थी, यहीं पाई जाती थी, और काफ़ी घनी होती है ना। तो खैर बचपन के दिन याद आ गया। सीधा मैं यहाँ मारता था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था ना, 2 रन ऑटोमेटिकली मिलते थे, तो दौड़ना भी नहीं पड़ता था, सीधा मारो 2 रन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पता है वहाँ से, क्योंकि थोड़ी सी बाउंड्री हो रखी थी उसमें, तो पता था कि उछल के कोई जाएगा, जब तक लाएगा तब तक 3 रन लेने के भी चांस है अगर बॉल ना मिली, तो 2 रन जो है ऑटोमेटिकली वहाँ के हो गए थे। खैर, तो स्पेशल टाइप की ग्रास है टुसॉकी ग्रास, हाइट अप टू 2 मीटर्स की होती है। ट्रीज आर स्कैटर्ड विद लॉन्ग रूट्स पेनेट्रेटिंग डीप इनसाइड द सॉइल। अब ट्रीज की जो है रूट्स को लंबा तो होना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पानी कहाँ से मिलता है ट्रीज को? नीचे से मिलता है, ऑब्वियस बात है, नीचे से मिलता है ना, रूट से, जड़ों से। तो जड़ों को गहराई तक जाना पड़ेगा अगर पानी लेके आना है तो। जो सरपट बोलते हैं, ओहो हो नॉस्टैल्जिया। ठीक है, सो ट्रीज आर स्कैटर्ड विद लॉन्ग रूट्स पेनेट्रेटिंग डीप इनसाइड द सॉइल, बहुत डीप जाते हैं क्योंकि उनको पानी लेके आना होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉनिफेरस में। कॉनिफेरस फॉरेस्ट देख रहे हो, कोन शेप नहीं है, कोन शेप है, देखो जल्दी देखो, कोन शेप नहीं कि नहीं, तो ये सारे कोन शेप हैं, इसलिए इनको कॉनिफेरस बोलते हैं। अब कोन शेप क्यों है, बात आती है ना कि कोन शेप्ड क्यों है आखिरकार ये। देखो सब एकदम ऐसे कोन शेप में मिलेंगे, ऐसे ऐसे जैसे क्रिसमस ट्री टाइप नहीं होते हैं। सो दे आर सीन इन एरियाज ऑफ हाई स्नोफॉल, रेनफॉल नहीं, स्नोफॉल। रेनफॉल में कौन मिल रहे थे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। अपर हिमालयाज एंड इंडिया, हिमालय के अपर जो रीचेस है वहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको स्टेट्स लाइक हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे अगर आपने देखा हो जब भी जो पहलगाम अटैक हुआ था, है ना, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, तो वहाँ पर आपने इस तरीके को देखा होगा, वहाँ पर है ना पेड़ लगे थे साइड साइड में। तो जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जहाँ स्नोफॉल होती है। सो दैट कि स्नो यहाँ पर स्टे ना करे, उस स्नोफॉल को अवॉइड करने के लिए ऐसे कोन शेप में होते हैं, क्योंकि अगर ऐसे होंगे डेंस इस तरह की कैनोपी होगी एवरग्रीन की तरह, तो वो स्नो जो है बहुत भारी होती है, लग जाएगी तो पेड़ों का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्लैंटिंग टाइप होता है इनका, देखो स्लैंटिंग टाइप होता है ना। So the trees in coniferous forests are cone shaped which help them to shed snow in cold climates. और यहाँ पर सॉफ्टवुड ट्रीज देखने को मिलते हैं। सॉफ्टवुड तो हार्डवुड कहाँ मिलते हैं? तो हार्डवुड यहाँ मिलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर मिलते हैं आपको हार्डवुड ट्रीज, हार्डवुड ट्रीज देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपको, ठीक है, हार्डवुड ट्रीज। जैसे सैंडलवुड वगैरह हो गया आपका, ओके। तो यहाँ पर क्या मिलेंगे कॉनिफेरस में? सॉफ्टवुड, जैसे चेर, पाइन, सिडार, देवदार, स्प्रूस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। चेर, पाइन, सिडार, देवदार, स्प्रूस, ये सब। और जो देवदार की लकड़ी होती है, इसको जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक। कुछ लोग जो है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो आलस के आगोश में जा चुके हैं, तो उनको आलस से आगोश से वापस बाहर लाने के लिए कुछ एक एक्टिविटी हो जाए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर मैं कुछ वेजिटेशन के नाम लिखूँगा, ओके। आपको बताना है, मैच करना है फॉरेस्ट से, मैच नहीं करना है, बताना है, ठीक है, कौन सा फॉरेस्ट में पाया जाएगा ये। ओह, ये तो मेरा वाला पेड़ है, क्यों? चलो तो क्या होगा? पलास, चेंडू, पलास, अमलतास, कहाँ पे? डेसिडुअस में। सिंचोना एवरग्रीन में।
तेंदू, तेंदू की लीव से बीड़ी बनती है। कहाँ पर, कहाँ पर? तेंदू, तेंदू आपका ड्राई डेसिडुअस में, और ये भी आपका ड्राई डेसिडुअस में। ठीक है। टुसॉकी ग्रास कहाँ देखने को मिलेगी? टुसॉकी ग्रास, जिसको गुच्छ घास बोलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना सिंचोना के रेस्पेक्ट में, इसकी जो छाल होती है, इसकी जो बार्क होती है, इससे क्विनाइन वाली दवा बनती है। इससे क्विनाइन जो है दवा बनती है, जिससे मलेरिया को ट्रीट किया जाता है। मलेरिया को ट्रीट किया जाता है। टुसॉकी ग्रास आपको देखने को मिलेगी थॉर्न फॉरेस्ट में। ठीक है, टी से टुसॉकी, टी से थॉर्न। अब आते हैं टैगा और बोरियल फॉरेस्ट देखते हैं। टैगा का मतलब रशिया में, मतलब रशियन में, ठीक है, रशियन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो रशियन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं अनटच्ड। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रशियन में इसका मतलब क्या होता है, अनटच्ड। अब अनटच्ड क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत ही हाई लैटिट्यूड्स में देखने को मिलता है, रफली 50 to 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में आपको देखने को मिलेगा। द बोरियल फॉरेस्ट और टैगा बायोम इज अ कोल्ड सब आर्कटिक कॉनिफरस फॉरेस्ट। कॉनिफरस का एक सब प्रकार हम बोल सकते हैं। यहाँ कॉनिफरस तो जैसे इंडिया में मिलता है, जैसे हमें हिमाचल उत्तराखंड वगैरह में देखने को मिलता है, ठीक है, हिमालय माउंटेन्स भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल वाले एरिया में जाएंगे तो वहाँ को टैगा बोलते हैं। 50 से 70 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, साउथ में तो लैंड मास ही नहीं है इस लैटिट्यूड पे, अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा लैंड मास नहीं है इस लैटिट्यूड पे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पर तो नहीं होगा। लेकिन मैं नॉर्थ में बात कर सकता हूँ, तो वहाँ पर फ्लोरा कैसा होगा? स्प्रूस, पाइन, फर, मॉस, लाइकेंस, मशरूम्स, ये देखने को मिलेंगे। फौना में बेयर, लिंक्स, मूस, सैल्मन, ऑलर, मस्कुटो, ये सब तो देखने को मिलेंगे। उतना रटना नहीं है, लेकिन टैगा ध्यान रखना 50 to 70 डिग्री आपको नॉर्थ लैटिट्यूड में देखने को मिलेगा। सब आर्कटिक कॉनिफरस फॉरेस्ट का प्रकार है। देन अगर बात करेंगे टुंड्रा की, ठीक है, टुंड्रा की अगर बात करेंगे तो टुंड्रा इज अ कोल्ड टायरलेस बायोम इन द आर्कटिक, एंटार्क्टिक एंड हाई माउंटेन स्लोप। अगर ये टैगा है, टैगा मतलब हाई लैटिट्यूड पे 50-70 डिग्री, ये अगर टैगा है, तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये एकदम एक्सट्रीम, यानी इससे एक्सट्रीम कुछ है ही नहीं, वो टुंड्रा है। यानी कि इक्वेटर पे एकदम बीच पे एवरग्रीन और एकदम पोल्स पे टुंड्रा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती होगी, यहाँ पे 6 महीने तो अंधेरा ही रहता है, तो कुछ यहाँ पर ग्रो करता है। मॉस, लाइकेंस, मतलब ट्रीज़ तो भूल ही जाओ, यहाँ पर ट्रीज़ वगैरह तो भूल ही जाओ। मॉस, लाइकेंस, ग्रास, घास जो बहुत एकदम झाड़ी टाइप, झाड़ी भी नहीं बोल सकते हैं, एकदम बहुत ही छोटी छोटी टाइप घास जो है, बहुत ही छोटी। अभी देखो ना ये पिक्चर पे, बहुत छोटी छोटी जो घास है, ऐसा पेड़ वेड़ तो भूल ही जाओ कुछ मिलेगा। फौना यहाँ कैसा होगा? तो पोलर बेयर आपको देखने को मिलेगा, आर्कटिक फॉक्स देखने को मिलेगी, ठीक है, लोमड़ी, आर्कटिक हेयर, स्नोई आउल, ये सब आपको देखने को मिलेगा फौना के में अगर देखेंगे तो, ठीक है। अब आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ते हैं। माउंटेन्स में, पहाड़ों में किस तरह के हमें जंगल देखने को मिलते हैं। तो अभी हमने देखा एवरग्रीन, देन डेसिडुअस, देन थॉर्न फॉरेस्ट देखा, देन उसके बाद हमने थॉर्न के बाद कॉनिफरस देखा, देन हमने टैगा और टुंड्रा के बारे में थोड़ा सा जाना। अब आते हैं माउंटेन फॉरेस्ट पे। तो माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन माउंटेनियस रीजन्स। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बिल्कुल भाई, पहाड़ वाले जो पर्वतीय वन है वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाएंगे। इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन द नेचुरल वेजिटेशन। अब होता क्या है, पहाड़ों में ऊपर जाने में हाइट जब बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है, हमें पता है। अब क्योंकि टेम्परेचर घटता है तो वेजिटेशन भी उसी तरीके से चेंज होगा, बदलेगा, है कि नहीं बात? क्योंकि हम ये तो नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह के आपको वन देखने को मिलेंगे वही यहाँ भी देखने को मिलेंगे, वही यहाँ देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई तापमान तो बहुत कम हो रहा है। अगर हम देखें ऊपर जाने में, तो अगर तापमान कम हो रहा है तो वेजिटेशन कैसे आपको सेम मिल सकता है? तो वो भी चेंज होगा। अब किस तरीके से चेंज होगा? देयर इज सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट्स इन द सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। यानी कि जैसे कि हम ट्रॉपिक से टुंड्रा में जाते हैं, जिस तरह का हमें चेंज देखने को मिलता है वेजिटेशन में, वही सेम चेंज हमें देखने को मिलेगा जब हम फुट हिल्स ऑफ माउंटेन से एकदम टॉप ऑफ माउंटेन पे जाएंगे, ठीक है। तो ये अभी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम हिमालयास को, अब इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में कहाँ आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे? तो एक तो नॉर्थ में हिमालयाज हैं और साउथ में वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं, ओके। सो पहले हम हिमालयाज़ की बात करते हैं। सक्सेशन विद चेंजिंग ऑल्टीट्यूड। तो हिमालय के सबसे पहले फुट हिल्स पे, जिसको गिरिपद बोलते हैं, हिमालय का तराई क्षेत्र, यहाँ पर डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, रट लो इसको।
हिमालय के फुट हिल्स पे, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी तो होगी नहीं, एकदम फुट हिल की बात करूँ, क्योंकि जब आप ऊपर जाते हो तब बर्फबारी शुरू होती है। जब आप ऊपर जाते हो पहाड़ में तब बर्फबारी होती है, नीचे पहाड़ के तो एकदम बर्फ़ नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। जैसे 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे जाओगे तो वहाँ पर वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी आर्द्र समशीतोष्ण वन देखने को मिलेगा। ठीक है, वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे ओक्स, चेस्टनट, ये सब। फिर 1500 से 3000 मीटर की जो हाइट होगी वहाँ पर टेम्परेट फॉरेस्ट करेक्टराइज्ड बाई कॉनिफरस ट्रीज। कॉनिफरस ट्रीज जैसे पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सिडार, ये सब देखने को मिलेंगे। फिर अगर आप जाओगे ऊपर तो यहाँ पर आपको अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, जैसे सिल्वर फर, जुनाइपर, पाइन, ओक, रोडोडेंड्रॉन, बर्चेस, ये सब देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं ग्रासलैंड की अगर बात करूँ, ये पास्चरल एक्टिविटी के लिए यूज़ किए जाते हैं। माउंटेन जो पास्चर्स हैं, पास्चर मतलब जो जहाँ चरवाहा आते हैं अपने भेड़ बकरी इन सबको चराने के लिए, तो यहाँ पर मेनली इसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांस ह्यूमेंस एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर सब अपने जानवरों को लेके जाते हैं हायर रीचेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, गर्मियों के टाइम पे जो बुग्याल होते हैं, समर ग्रासलैंड होते हैं, यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, जो ये कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, गुज्जर, बकरवाल, ठीक है, भोटियाज, ये सब अपने जानवरों को यहाँ पे लेके जाते हैं बुग्याल्स में। इसको बोलते हैं ट्रांस ह्यूमेंस एक्टिविटी। माउंटेन पॉस्चर्स होते हैं ये, ओके, घास के मैदान। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। एल्पाइन वेजिटेशन में ही आपको ये देखने को मिलेगा सब कुछ। देन आते हैं, आपको देखने को मिलेगा अल्पाइन ग्रासलैंड। देखो तो हमने देख लिया अल्पाइन ग्रासलैंड, ठीक है, ये भी वही है, मतलब लगभग 3500 मीटर की हाइट पे आप बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो नोन एज बुग्याल, आपको अल्पाइन ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। और एकदम ऊपर आप चले जाएंगे, एकदम ऊपर चले जाएंगे जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कैसा होगा, टुंड्रा होगा। क्योंकि अभी हमने देखा आर्कटिक और एंटार्क्टिक जहाँ पर बर्फ़ ही जमी रहती है वहाँ पर कैसा होता है, टुंड्रा होता है। तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि टाइगा टाइप होगा बीच में, और इसके जस्ट ऊपर में, हिमालय के जस्ट ऊपर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर टुंड्रा वेजिटेशन हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर मॉजेज, लाइकेंस, ये सब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन हो रहा है कि यहाँ पर आपको फुट हिल्स में देखने को मिल रहा है क्या, डेसिडुअस, देन वेट टेम्परेट टाइप देखने को मिल रहा है, ब्रॉड एवरग्रीन टाइप, देन एल्पाइन कॉनिफेरस देखने को मिल रहा है, कॉनिफेरस के बाद एल्पाइन ग्रासलैंड्स देखने को मिल रहे हैं, एल्पाइन के बाद आपको टॉप पे टुंड्रा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ डेसिडुअस है, यहाँ पर वेट टेम्परेट है, यहाँ पर कॉनिफेरस है, फिर उसके बाद आपका एल्पाइन वहीं पे आ जाता है, एल्पाइन ग्रासलैंड्स, देन यहाँ पर आ जाते हैं टुंड्रा। तो इस तरीके से ट्रांजिशन होता है अगर मैं बात करूँ हिमालयाज़ में। और ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये नाम जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, रोडोडेंड्रॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे, ठीक है, जुनिपर्स, पाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, रोडोडेंड्रॉन ध्यान रखना इस नाम को। ये सब जो आपको कॉनिफेरस में देखने को मिल रहे थे, पाइन, सेडार, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये सब आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे भी। तो हमने देखा किस तरीके से ट्रांजिशन होता है हिमालयस में अगर हम देखें, क्योंकि वहाँ पे आपका हाइट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज होता है तो वेजिटेशन चेंज होता है, ठीक है। कुछ होते हैं हमारे, ये जो आप देख पा रहे हैं इनको हम बोलते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडुअस। ये आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अगर आप कनाडा वगैरह में अभी का मौसम देखोगे, अभी अगर आप कनाडा वगैरह में जाओगे, एग्जैक्टली ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि हायर रीचेस में, कनाडा, यूएसए, यूरोप के कुछ पार्ट में, वहाँ पर जो टेम्परेट एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे डेसिडुअस, टेम्परेट डेसिडुअस। अब इंडिया की अगर बात करें, एक सेकेंड, अब अगर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में डेसिडुअस यहाँ है। पहली बात तो टॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास हो रही है, तो मोस्टली डेसिडुअस यहाँ है ट्रॉपिकल एरिया में। और ये भी ऐसा तो है नहीं कि ट्रॉपिक से सीधा टेम्परेट आ गया, टेम्परेट है लेकिन वार्म टेम्परेट है, और फिर इतनी ठंडी भी तो नहीं पड़ती इंडिया में। याद करो हिमालय चिलिंग विंड्स को रोक लेते हैं, तो यहाँ पर टेम्परेट आपको डेसिडुअस नहीं देखने को मिलेंगे। टेम्परेट डेसिडुअस आपको ये कनाडा यहाँ सब देखने को मिलेंगे, यूएसए वगैरह में, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर बर्ड्स देखने, लेकिन ऐसा नहीं इंडिया में है ही नहीं। इंडिया में उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ सब में, जहाँ पर बर्ड होती हैं जैसे कि फेजेंट, मोनल, ये आपको चिड़िया देखने को मिलती हैं। कहाँ पर, ये पूछ लेता है टेम्परेट डेसिडुअस में, ठीक है। तो इंडिया में भी उस टेम्परेट डेसिडुअस वाली जहाँ पे कंडीशंस होंगी तो वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यूके, दैट इज़ उत्तराखंड में टेम्परेट वाली यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं, ओके।
सो अब आते हैं सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट पे। सदर्न माउंटेन मतलब अभी हम नॉर्थ के माउंटेन देख रहे थे, अब हम आ रहे हैं साउथ के माउंटेन। साउथ में माउंटेन्स मेनली ये हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट में तो भूल ही जाओ आप, क्यों? हाइट ही नहीं उतनी। एवरेज हाइट कितनी थी ईस्टर्न घाट्स की? एवरेज हाइट कितनी थी? और वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट कितनी है? तो वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट है 1200 मीटर और वहीं ईस्टर्न घाट की बात करेंगे तो 600 मीटर है। तो यहाँ पर क्या ही ट्रांजिशन होगा? यहाँ पे होगा ट्रांजिशन। क्या ट्रांजिशन? तो ट्रांजिशन ये होगा कि आप ये मान के चलो कि पहले पढ़ लेते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन 3 डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, वेस्टर्न घाट, विंध्य और नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी एक्चुअल में वही पार्ट है जहाँ पर वेस्टर्न ईस्टर्न घाट मीट करते हैं, और विंध्य आपका ये रहा। दे आर क्लोजर टू ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक्स से क्लोज हैं, तो आप यहाँ पर स्नोफॉल टाइप तो कुछ नहीं अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ स्नोफॉल हो रही होगी और इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा आपको कॉनिफरस टाइप। तो कॉनिफरस, एल्पाइन ग्रासलैंड, ये सब तो भूल ही जाओ, क्योंकि पहली बात तो उतना ऊपर हम जा भी नहीं रहे। एवरेज हाइट 1200 मीटर है। अगर हम ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट की बात करेंगे तो 6000 मीटर थी, लेसर हिमालय की 4000 मीटर थी, तो उसके आसपास भी नहीं इनकी हाइट। तो वो तो भूल ही जाओ कि टेम्परेट, एवरग्रीन, सॉरी टेम्परेट, डेसिडुअस, ऐसा कुछ भी वहाँ पे देखने को मिलेगा। एल्पाइन ग्रासलैंड या फिर कॉनिफेरस, टुंड्रा तो भूल ही जाओ। बस वहाँ पर 2 ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। हायर रीजन्स में टेम्परेट टाइप थोड़ा सा मिल जाएगा और लोअर रीजन्स में थोड़ा सा आपको सब ट्रॉपिकल टाइप मिल जाएगा, बस। ठीक है, और यहाँ के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं, यहाँ के जो टेम्परेट ग्रासलैंड हैं, कहाँ के? सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट या वेस्टर्न घाट के, उनको शोला बोलते हैं। नीलगिरी, अनाईमलाई और पलनी हिल्स में। ध्यान रखना, शोला क्या है? टेम्परेट फॉरेस्ट या टेम्परेट ग्रासलैंड को, शीतोष्ण घास के मैदान या वनों को शोला के नाम से जाना जाता है। अनामलाई, पलनी हिल्स, और ये सब हम लोकेट कर चुके हैं पहले ही मैप पे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का मिलन कहाँ होता है? नीलगिरी में होता है, जो कि तमिलनाडु में यहाँ पड़ेगा, और दौड़ा बेटा आपको देखने को मिलेगी। अनामलाई हिल्स है जहाँ अनाई मुडी लोकेटेड है, केरल में है ये। अनाई मुडी केरल में है अनामलाई हिल्स। देन आपकी ये नीलगिरी, जहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट का मिलन होता है। सेकंड हाईएस्ट पीक दौड़ा बेटा आपको देखने को मिलेगी। और कमेंट में आपको बताना है कौन सा दर्रा है, कौन सा पास है जो आपका अनामलाई हिल्स को, ठीक है, जहाँ पर अनाई मुडी हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया लोकेटेड है विद द हाइट ऑफ 2695 मीटर, और जो आपका नीलगिरी है जहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पीक है दौड़ा बेटा, वो दोनों आपस में किससे कनेक्ट होते हैं? कौन सा पास है वो? तो वो पास है आपका पाल घाट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ें उससे पहले एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे भी हिमालय हैं, यहाँ पे भी हिमालय हैं, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ के हिमालय और यहाँ के हिमालय में भी अंतर देखने को मिलेगा ट्रांजिशन के साथ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देख लो, ठीक है, कितना वेरिएशन है लॉन्गिट्यूड से। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तक भी हिमालय है, यहाँ देखो पूर्वांचल हिल, और यहाँ भी हिमालय है, तो कितना लैटिट्यूड का डिफरेंस है। तो क्या यहाँ के जो हिमालय हैं जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड वगैरह के जैसे हिमालय वैसे यहाँ पे भी होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो ये थोड़े से इक्वेटर के ज़्यादा पास हैं, ये इक्वेटर से ज़्यादा दूर हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से कभी कभी पूछ लेता है। एसएससी में तो मैंने कभी सवाल नहीं देखा है, लेकिन थोड़े से ठीक ठाक एग्जाम में कभी पूछ लेता है। स्नो लाइन से क्वेश्चन आ जाता है। किससे क्वेश्चन आ जाता है? स्नो लाइन से। स्नो लाइन का मतलब क्या होता है? स्नो लाइन का मतलब होता है जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, तो बर्फ़ कहाँ तक जमी है? यहाँ तक जमी है, और एक मान लेते हैं यहाँ तक जमी है, ठीक है, और एक यहाँ तक जमी है। तो बर्फ़ लाइन यहाँ पे या फिर स्नो लाइन यहाँ नीचे है, इसको बोलेंगे स्नो लाइन बहुत ऊपर है। तो अगर स्नो लाइन ऊपर है मतलब वहाँ बर्फ़ कम पड़ रही होगी, और अगर स्नो लाइन नीचे है तो मतलब है बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही होगी। इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है ना। आप मुझे बताओ कि जितना नीचे तक जा रहे होंगे उतनी स्नो लाइन नीचे होगी, और जितना ज़्यादा बर्फ़ पड़ेगी उतना ही नीचे तक होगी बर्फ़। तो इसका मतलब ये है कि स्नो लाइन नीचे है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर बर्फ़बारी ज़्यादा हो रही है। अब आप मुझे बताओ स्नो लाइन कहाँ पे ज़्यादा होगी? यहाँ पे ज़्यादा होगी 1 में या 2 में? स्नो लाइन कहाँ ऊपर होगी? ये बताओ, ऊपर होगी। सर वर्ल्ड कप जीत गए? अच्छा, कब हुआ है? बताओ भाई जल्दी। तो यहाँ पे पहले में ध्यान रखना कि यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। कहाँ पे? यहाँ पे। अब रेनफॉल यहाँ पर
रेनफॉल इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगा, यहाँ पे जैसे हम बात करें अरुणाचल वगैरह में, यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ कैसा होगा, स्नो होगा। तो यहाँ पर स्नो लाइन नीचे तक होगी, यहाँ पर ऊपर होगी। तो स्नो लाइन डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट हिमालयाज, ये एक लाइन है जो कभी कभी पूछ लेता है। मैं लिख देता हूँ, समझा मैंने आपको दिया है, ठीक है। एसएससी में तो मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है, बट फिर भी अगर कभी पूछ ले, स्नो लाइन डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्टर्न टू ईस्टर्न हिमालयाज। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होता है ईस्टर्न हिमालयाज में, इसीलिए स्नो लाइन वहाँ नीचे देखने को मिलेगी। पोलर बियर खाते क्या हैं? अगर वहाँ पे बर्फ़ खाते हैं, बर्फ़ नहीं खाते हैं। पोलर बियर जो होते हैं जनरली वो जो भी सील्स वगैरह होती हैं, मतलब जो भी वहाँ के जीव जंतु छोटे छोटे होते हैं वो खा लेते हैं, मतलब वो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। वही उनका प्राइमरी फूड होता है। जो पानी वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स जो होंगे, पानी भी कहीं होगा, तो वहाँ पर जो सील्स होती हैं उनको खा लेते हैं वो, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं और अभी आते हैं अपने आखिरी टाइप ऑफ फॉरेस्ट, एंड दीज आर व्हाट, दीज आर मैनग्रूव फॉरेस्ट, जिनको कि हम दलदलीय वन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर दलदलीय क्षेत्र होता है, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो नोन एज लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट, इनको तटीय या दलदली वन के रूप में भी जाना जाता है। दे आर मोस्टली सीन इन द कोस्टल एरियाज दैट आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई टाइड्स, कोस्ट में देखने को मिलते हैं जहाँ पर ये आपके जो ज्वार भाटे हैं वो ज़्यादा आते हैं। द डेल्टाज ऑफ गंगा, जैसे कि समुद्र, ये आपका सुंदरबन डेल्टा हो गया, या महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो है इनके जो डेल्टा होते हैं ये इन्हीं तरीके के वेजिटेशन से कवर्ड होते हैं, जैसे होता है दलदली वन होते हैं ये, ठीक है। दे आर फाउंड मोर इन द सुंदरबन डेल्टा, सुंदरी ट्री यहाँ देखने को मिलते हैं, जिससे कि नाम पड़ा इसका सुंदरबन, इसका जो नाम है सुंदरबन, ये सुंदरी वृक्षों की वजह से पड़ा। वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पर आपको पेड़ पौधे कैसे देखने को मिलेंगे, तो पाम, ताड़, नारियल, केवड़ा, अगार, ये सब पेड़ देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इनको हम न्यूमैटोफोर्स भी बोलते हैं, लिविंग रूट्स। आप इनकी जड़ें देखो, रूट्स कितना ऊपर तक आ रखी हैं, इनकी एक्सपोज हो रखी हैं। क्यों? पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती हैं, तो ये बाहर एक्सपोज हो जाती हैं, इसीलिए इनको लिविंग रूट्स बोलते हैं, न्यूमैटोफोर्स बोलते हैं। फिर ये वेविपैरस होते हैं, मतलब ये है सजीव प्रजक, अंडजीवी, प्रोड्यूस एम्ब्रियोज दैट डेवलप बिफोर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो जो भी सीड में एम्ब्रियो ये सब डेवलप होती हैं, ये पहले ही आप देख लो वहीं पे ही डेवलप हो जाती हैं, ठीक है। सीड लगे लगे ही डेवलप हो जाती है, बाद में गिरते हैं तब ये वृक्ष बनता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी नोट करने वाली है यहाँ पे, ठीक है। वेविपैरस है ये। वेविपैरस मतलब प्रोड्यूस एम्ब्रियोज दैट डेवलप बिफोर डिटैचिंग, डिटैच होने से पहले ही, अर्थात भ्रूण माता पौधे से अलग होने से पहले ही विकसित हो जाता है। तो ये होते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट। तो मैनग्रूव आपको जो भी रिवर्स के डेल्टा हैं वहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे, जहाँ पे टाइड्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस है वहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट मैंने आपको बता दिया है, ये आपको 40 से 60 डिग्री नॉर्थ के आसपास देखने को मिलेंगे, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, जहाँ पर रेनफॉल हाई होती है। फेजेंट और मोनल बर्ड देखने को मिलेंगे। टैगा को बोरियाल के नाम से जानते हैं, 50 से 70 डिग्री आपको देखने को मिलेगा ये। और अगर टुंड्रा की बात करेंगे तो बियॉन्ड 70 डिग्री देखने को मिलेगा, 70 से 90 डिग्री, यानी कि जहाँ पर नाम मात्र का वेजिटेशन है, मॉसेस और लाइकेंस देखने को मिलते हैं। और टेम्परेट एवरग्रीन की बात करेंगे तो ये मिड लैटिट्यूडनल एरियाज, मिड लैटिट्यूड का मतलब हो गया वही आपका 40 से 60 डिग्री वाला, मिड लैटिट्यूड में ही आएगा वो। तो मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल एरियाज, तो मिड लैटिट्यूड के कोस्ट में देखने को मिलेगा। क्यों कोस्ट में? क्योंकि तट में जब ये आएंगी जो हवाएं हैं, तट में ज़्यादा बारिश कर देंगी, सबसे पहले जो भी बारिश होगी तट में हो जाएगी, तो इसीलिए इनको टेम्परेट एवरग्रीन बोलते हैं। दे लाई ऑन द ईस्टर्न कोस्टल मार्जिन। ईस्टर्न में क्यों? क्योंकि याद करो हम देख रहे थे ईस्टर्न में ईस्टर्लीज का इन्फ्लुएंस रहता है, ईस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस की वजह से ईस्ट कोस्ट में बारिश हो रही थी और वेस्ट कोस्ट में डेजर्ट था, तो ईस्ट कोस्ट में आपको देखने को मिलेगा टेम्परेट एवरग्रीन। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की अगर बात करेंगे, लैटिट्यूड तो उनका भी वही है, लेकिन ये बीच में यहाँ पर पाए जाएंगे डेसिडुअस। जैसे इंडिया में तट में पाए जा रहे थे, कौन से तट में पाए जा रहे थे आपके एवरग्रीन, और बीच में आओगे तो वहाँ पर आपको डेसिडुअस, ये चीज़ ध्यान रखना है, ओके। अभी हम पढ़ेंगे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है।
अच्छा क्षितिज भटनागर जी, बिल्कुल अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उससे याद हो जाएगा ना, ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहाँ पे? सिडार आपका देखने को मिलेगा कॉनिफेरस में। सर गारो खासी में भी एवरग्रीन ही फॉरेस्ट होगा, वहाँ टेम्परेचर कम होगा। गारो खासी जयंती हिमालय के हिल्स नहीं है, तो इनकी उतनी ज़्यादा हाइट नहीं है गारो खासी जयंतिया की, बहुत ज़्यादा। और थोड़ा बहुत तो वेजिटेशन चेंज होता होगा, जितनी थोड़ी बहुत हाइट है उसके हिसाब से। स्नो लाइन में प्रॉब्लम है, ओके। ईस्टर्न हिमालयाज़ की बात कर रहा हूँ, ईस्ट पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसको ये मत सोचिए कि वहाँ पर बहुत ही कम स्नोफॉल है वहाँ पे, ठीक है। मैं ईस्टर्न हिमालयाज़ की बात कर रहा हूँ, मैं ईस्टर्न हिमालयाज़ की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है। तो हाइट जो होगी स्नो लाइन की वेस्ट में ज़्यादा होगी, ऊपर तक होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रेसिपिटेशन उतना नहीं है। और ईस्टर्न हिमालयाज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज़ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी क्योंकि ज़्यादा होती है, ज़्यादा वहाँ पर स्नोफॉल होगी, इसलिए वहाँ पर नीचे तक स्नो लाइन होगी। ठीक है, ओके। सो समराइज़ में, चलो समराइज़ कर देते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है, 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है। क्या वेजिटेशन देखने को मिलता है? एबनी, माहोगनी, सिंचोना, एनी, एपीहाइट्स देखने को मिलते हैं। हार्ड वुड ट्रीज़ आपको यहाँ पर थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे यहाँ पर भी, और अगर आप डेसिडुअस में जाएंगे, ठीक है, हार्ड वुड ट्रीज़ होते हैं। सॉफ्ट वुड तो कॉनिफरस में आते हैं। देन उसके बाद 70 से लेके 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होते हैं, डेसिडुअस आ जाएंगे, जिसमें कि 70 से 150 के बीच में ड्राई डेसिडुअस, 150 से 200 के बीच में मॉइस्ट डेसिडुअस, पलास, अमलतास, नीम, ठीक है, और आपका ये महुआ हो गया, शीशम हो गया, ये सब बबूल, ये सब आपको देखने को मिलते हैं डेसिडुअस में। देन 70 से कम रेनफॉल में आते हैं, और ड्राई डेसिडुअस को पार्कलैंड लैंडस्केप बोलते हैं, ठीक है। और एवरग्रीन में तो हमने देखा था डेजर्ट कवर्ड अंडर फॉरेस्ट बोलते हैं, या फिर एवरग्रीन में हमने ये भी देखा था कि लेवर्ड फॉरेस्ट होते हैं। देन हम आए थे थॉर्न फॉरेस्ट में, जहाँ पर 70 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश हो रही थी। टुसॉकी ग्रास यहाँ पर देखने को मिल रही थी, और यहाँ पे थॉर्न्स देखने को मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मॉडिफाइड जो लीव्स हैं खुद को मॉडिफाई कर रही थी थॉर्न्स में, ओके। देन उसके बाद हमने देखा क्या, उसके और डेसिडुअस फॉरेस्ट को हम मानसून फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो पर्णपाती वन है, क्योंकि भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वही फैले हुए हैं। देन उसके बाद हम आए थे कॉनिफेरस में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको स्नोफॉल देखने को मिलती है, वहाँ देखने को मिलते हैं चेर, पाइन, सिडार, देवदार, स्प्रूस, ये सब देखने को मिलते हैं। देन हमने देखा था कि हिमालय में किस तरीके से ट्रांजिशन होता है ना, माउंटेन फॉरेस्ट यानी कि। तो माउंटेन फॉरेस्ट हमने देखा था कि किस तरीके से फुट हिल्स में डेसिडुअस हैं, देन वेट टेम्परेट है, देन कॉनिफेरस हैं, अल्पाइन ग्रासलैंड है, देन टुंड्रा आपका देखने को मिलेगा हिमालयाज़ में। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ के जो माउंटेन फॉरेस्ट हैं, तो यहाँ पर उतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा चेंज नहीं होता है। ऊपर बस थोड़ा सा टेम्परेट टाइप आपको देखने को मिल जाता है बस। और यहाँ के जो ग्रासलैंड होते हैं या फिर फॉरेस्ट होते हैं, इनको शोला के नाम से जानते हैं। फिर हमने मैंग्रोव्स के बारे में देखा, इनकी रूट्स आपकी न्यूमैटोफोर्स होती हैं, विविपैरस होते हैं ये ट्रीज़, और आपको दलदली क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, इसलिए लिटोरल या स्वयं फॉरेस्ट बोलते हैं। टैगा बायोम मतलब होता है अनटच्ड, जो 50 टू 70 डिग्री आपका लैटिट्यूड है वहाँ पे देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता है। और उसके बियॉन्ड तो टुंड्रा होता है, जहाँ पे नाम मात्र का वेजिटेशन होता है, जहाँ पे मॉसेस और लाइकेंस वगैरह ही देखने को मिलते हैं। अब आते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। ये रिपोर्ट हर 2 साल में एक बार निकलती है। पहली बार 1987 में रिलीज़ हुई थी। बाई का मतलब 2 साल में एक बार। 2023 में, क्योंकि 2000 पिछली 21 में निकली थी, 2023 में पिछले वाली निकली है। 2025 में अब कायदे से निकलनी चाहिए थी या चाहिए है ऐसा, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि ये अभी आई है, लेटेस्ट में यह है, कुछ ही महीने पहले आई है ये, ठीक है। 2024 के एंड में जाके आई है ये, क्योंकि चुनाव उनाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, फॉरेस्ट रिपोर्ट तो आती रहेंगी, ठीक है। तो 2023 के एंड में आई है जाके, तो 2000 ये जो रिपोर्ट थी, ये जो आई है अभी 2024 के एंड में, 2023 की ही रिपोर्ट है, 2021 के बाद 2023। अब जो 2025 की रिपोर्ट है, हो सकता है 2026 के स्टार्टिंग है, जब भी हो आपकी आए, ठीक है। तो ये 18th इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है जो अभी आई थी, और इसके हिसाब से
भारत का जो वन आच्छादन है दैट इज़ फॉरेस्ट कवर है 21.7% है, और वहीं अगर ट्री कवर की बात करेंगे 3.4% है। ये फॉरेस्ट और ट्री कवर में अंतर क्या होता है, तो ये एक्चुअल में कैनोपी से डिसाइड किया जाता है। ठीक है, कैनोपी से डिसाइड किया जाता है कि कितना घना है, तो अगर है तो वो जंगल है, नहीं तो उसको सिर्फ हम ट्री कवर ही बोलेंगे। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखने वाली होती है। ओके, तो इसकी अगर बात करेंगे 21.76% है, और ट्री कवर की बात करेंगे तो 3.41% है। दोनों को मिला लेंगे तो 25.17% आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट प्लस ट्री, विच शोज़ एन इंक्रीज। ठीक है, ये इंक्रीज शो करता है 2021 के कंपैरिजन में 24.6% था जहाँ, वहाँ पर ये लगभग 0.5% के समथिंग आपका इंक्रीज़ हुआ है। अगर इस रिपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे तो एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो जंगल हैं वो मध्य प्रदेश में है, देन अरुणाचल में है, देन छत्तीसगढ़ में है। और अगर हम बात करेंगे भाई परसेंटेज वाइज तो सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप में है, देन मिजोरम में है, देन अंडमान एंड निकोबार में है। एरिया वाइज एंड परसेंटेज वाइज अलग अलग आपको याद होना चाहिए। एरिया वाइज का मतलब ये कितना ज़्यादा एरिया कवर्ड है फॉरेस्ट से, तो सबसे ज़्यादा एमपी में, देन अरुणाचल में, देन उसके बाद छत्तीसगढ़ में। ठीक, एंड अगर परसेंटेज अगर बात करेंगे तो लक्षद्वीप में कितना परसेंट है, तो 91.3% लक्षद्वीप का फॉरेस्ट से कवर्ड है। देन इसके बाद आ जाता है मिज़ोरम। मिज़ोरम की बात करेंगे 85.3%। ठीक है, और देन आ जाता है अंडमान एंड निकोबार। तो ये टॉप 3 स्टेट एंड यूटीज़ हैं अगर बात करेंगे किसके टर्म्स में, फॉरेस्ट के और के टर्म्स में, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में अगर बात करेंगे तो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीज़ डेटा आपको याद करना है। ओके ठीक है, उस पर भी आते हैं अभी। तो मैक्सिमम इंक्रीज़ की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे देखने को मिला है, मिज़ोरम में, उसके बाद गुजरात में। सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मिज़ोरम में, देन उसके बाद गुजरात में, देन उसके बाद उड़ीसा आता है। लेकिन आपको 2 याद करने हैं, 2 भी आप याद कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लार्जेस्ट अगर डिक्रीज़ की बात करेंगे तो लार्जेस्ट डिक्रीज सबसे ज़्यादा एमपी में हुआ है, देन कर्नाटक में हुआ है, देन नागालैंड में हुआ है। लेकिन अगर आप 2 भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सबसे पहले जो आई थी 1952 में, जिसको लास्ट रिवाइज किया गया था 1988 में, उसके अनुसार भारत का जो 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो वन से आच्छादित होना चाहिए। ये हमारा टारगेट है, ये हमारा गोल है। जो अभी कहाँ पर हम खड़े हुए हैं, अभी सिर्फ 25.17% पे खड़े हुए हैं। कितना और जाना है, 8%। ठीक है, ये टारगेट है 33% का। ठीक है, तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में सिर्फ आपको यही पढ़ना है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर कितना है, ट्री कवर कितना है, दोनों मिला के कितना है, टॉप 3 कौन से हैं, बॉटम 3 कौन से हैं, सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ पे हुआ, सबसे ज़्यादा डिक्रीज़ कहाँ पे हुआ है, ये सब आपको जो है समझने की ज़रूरत है। ओके, क्लियर है? मैक्सिमम इंक्रीज़, मैक्सिमम डिक्रीज़, ये जो बताया था मैंने मैक्सिमम इंक्रीज़, ये फॉरेस्ट कवर का था। और फॉरेस्ट और ट्री कवर जब दोनों की बात करेंगे तो उसमें छत्तीसगढ़ टॉप पे आएगा, देन उत्तर प्रदेश आएगा। ये भी चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़, देन यूपी। किसी को डाउट इसमें यहाँ तक? शेल्टर बेल्ट, वो सब देखेंगे शेल्टर बेल्ट जब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन के बारे में कल। ठीक है, अडानी जी ये टारगेट कंप्लीट कर देंगे। हाँ, किसी को यहाँ तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, और अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज सोशल फॉरेस्ट्री। व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एफॉरेस्टेशन इन बैरन लैंड्स विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग द एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट। सामाजिक वानिकी का अर्थ है वनों का प्रबंधन और संरक्षण तथा बंजर भूमि पर वनीकरण, जिसका उद्देश्य पर्यावरण, सामाजिक और ग्रामीण विकास में सहायता करना है। सिंपल जो पेड़ लगाने की जो पूरा ये प्रोसेस है उसी को हम बोल देते हैं सोशल फॉरेस्ट्री, बस। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक मियाँ कावा, ठीक है,
मियाकावा करके एक टेक्निक होती है जापान की, वो क्या होती है? क्यों मियाकावा बोलो, मियावाकी मेथड बोलते हैं उसको, मियावाकी। मियावाकी क्या होता है ये? व्हाट इज़ दिस? तो ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, एक छोटे से पार्ट ऑफ एरिया में, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जंगल लगा देना। इसको एक मियाकावी करके एक जापानीज़ बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने इसको डेवलप किया था। एक डेंस मल्टी लेयर्ड फॉरेस्ट क्रिएट कर देना एक छोटे पार्सल ऑफ लैंड पे, दैट इज़ कॉल्ड एज मियाकावी फॉरेस्ट टेक्निक। ये जापान की टेक्निक है ये, ठीक है। चलो, तो अभी देखते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन एक्चुअल में हुआ क्या था कि 1970s के टाइम पे पेड़ों की कटाई काफ़ी हद तक चालू हुई थी। जैसे आज आप सुनते हैं ना, वो अडानी को इतना बिहार की ज़मीन लीज़ पे दे दी 1 रुपए में। तो वो जो चीज़ें हैं वो उस टाइम पे यहाँ पर उत्तराखंड में शुरू हुई थी, और उत्तराखंड बहुत ही इको सेंसिटिव जोन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों ने क्या है, एक्चुअल में ये शुरू किया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने 1973 में। और लोग चिपको आंदोलन कि लोग जो है पेड़ों से चिपकेंगे कि भाई इसको तुम काट नहीं सकते हो, यानी कोई काटने आएगा तो लोग उससे चिपक जाएंगे। तो लोगों को पहले काटो, तब आप पेड़ों को वहाँ के काट पाओगे। सो चिपको मूवमेंट वॉज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया। चिपको आंदोलन भारत में एक वन संरक्षण आंदोलन था। 1973 में शुरू हुआ था, जो उत्तराखंड का चामोली डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, ओके। लेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा अलॉन्ग विद द लोकल विलेजर्स टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन बाय द गवर्नमेंट बैक्ड कमर्शियल लॉगर्स, ठीक है, ताकि पेड़ों की कटाई ना हो सके। इसलिए चिपको मूवमेंट को, चिपको आंदोलन को शुरू किया गया था 1973 में बाई सुंदरलाल बहुगुणा इन द चामोली डिस्ट्रिक्ट। चलिए जल्दी से बताइए, फॉरेस्ट डे हम कब मनाते हैं, और इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? पढ़ा तो नहीं है बट फिर भी गेस कर लीजिए आप, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर, और फॉरेस्ट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? तो फॉरेस्ट डे 21 मार्च को होता है, ध्यान रखिएगा, 21 मार्च को, ठीक है। और इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में। चलिए अब आते हैं अपने अगले और आखिरी टॉपिक पे आज की क्लास के, दैट इज़ ग्रासलैंड, घास के मैदान, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है बहुत ज़्यादा। अब ग्रासलैंड जैसे नाम बता रहा है, घास के मैदान, यानी कि जो घास के मैदान है उनको ग्रासलैंड बोलते हैं। अब ये कहाँ देखने को मिलेंगे? ये वहाँ देखने को मिलेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा भी बारिश नहीं होगी, कि भाई वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए, और जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होगी तो वहाँ पर तो एकदम डेजर्ट टाइप होगा। तो यहाँ पर मतलब थोड़ी बहुत बारिश होती है, तो इसीलिए यहाँ पर घास देखने को मिलती है, ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड 2 तरीके के होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल और दूसरे टेम्परेट, उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण। उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल का मतलब है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच जो देखने को मिलते हैं, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये हो जाएंगे आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो ट्रॉपिक्स के बीच में है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे हैं, वो हो जाएंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। सिंपल, ट्रॉपिकल टेम्परेट। अब इन 2 तरह के जो ग्रासलैंड उनमें होता है, उनमें अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं उनकी जो घास होती है बहुत ही लंबी होती है, उतनी न्यूट्रिशियस नहीं होती है, और इसको एलिफेंट ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, हाथी घास के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि लंबी होती है, न्यूट्रिशियस बिल्कुल नहीं होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होती न्यूट्रिशियस, और एलिफेंट ग्रास बोलते हैं। लेकिन वही टेम्परेट ग्रासलैंड की अगर बात करेंगे, बहुत छोटी होती है, न्यूट्रिशियस होती हैं, पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। इसीलिए यहाँ पर बड़े 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 जो है आपको ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे, जिनको रैंचेस भी बोलते हैं, ठीक है। आपने देखे हैं वो मूवीज़ वगैरह में, हो सकता है देखा हो, हैट लगा के रखते हैं वो लोग, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे यूएस और कनाडा वगैरह हो गया, तो वहाँ पर ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलते हैं, वहाँ पे आपको रैंचेस देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े फार्म्स होते हैं नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, जहाँ पे ये आपकी एनिमल्स वगैरह होते हैं, सब एनिमल्स वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको टेम्परेट ग्रासलैंड यहीं पे देखने को मिलेंगे, यहाँ की जो घास है वो न्यूट्रिशियस होगी। अगर न्यूट्रिशियस होगी तो यहाँ पर जो लाइफ स्टॉक है वो काफ़ी फलेगा फूलेगा, तो इसकी वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, इसकी वजह से ही यहाँ पर आपको बड़े बड़े रैंचेस देखने को मिलते हैं। अब डिफरेंट नेम्स होते हैं, इनको हम डिफरेंट जो जगह होती है वहाँ पर डिफरेंट नामों से जानते हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे तो अफ्रीका में इनको सवाना के नाम से जाना जाता है। कैसे याद रखना है वो अभी मैं आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। एंड नोन एज बिग गेम कंट्रीज ड्यू टू द एक्सट्रीम पोचिंग ऑफ एनिमल्स। यहाँ पर सवाना में, जो अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ पर
पोचिंग बहुत होती है एनिमल्स की, यानी कि जानवरों को मारा बहुत जाता है, तो इसीलिए इनको बिग गेम कंट्री बोलते हैं। आपने देखा होगा जो सवाना ग्रासलैंड है अफ्रीका के, वहाँ पे जिराफ, हाथी, ये सब देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर उनको क्या किया जाता है, मारा जाता है, कभी उनके खाल के लिए, तो कभी उनके जो सींग होते हैं, जो है ना हॉर्न्स होते हैं, या फिर उनके जो दांत होते हैं जैसे हाथियों के दांत, जिनमें आइवरी देखने को मिलता है, जैसे आइवरी बनता है, तो वो सब के लिए पोचिंग बहुत होती है, तो इनको बिग गेम कंट्रीज बोलते हैं। कंपोज ब्राज़ील में और लानोस वेनेजुएला में। पहले नाम देख लो, उसके बाद याद भी करवा दूंगा मैं, ठीक है। देन टेम्परेट में आएंगे तो प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, जिनको कि वीट ग्रैनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े लार्ज लेवल पे यहाँ पर वीट के फार्म्स आपको देखने को मिलते हैं। फार्म्स में वीट ग्रो करके रखी होती है इन लोगों ने, ठीक है। गेहूँ की खेती बहुत होती है। स्टेपीज़ एशिया और यूरोप में। वेल्ड्स अगर बात करेंगे साउथ अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, पुस्ताज हंगरी, कैंटरबरी न्यूजीलैंड और आपका पंपास अर्जेंटीना में, जहाँ पर आपको अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास देखने को मिलती है, जो कि एक न्यूट्रिएंट रिच ग्रास होती है। अब टेम्परेट ग्रास लैंड में है तो ऑब्वियस बात है न्यूट्रिएंट रिच होगी। एलिफेंट ग्रास कहाँ पर है, ट्रॉपिकल में। अल्फ़ा अल्फ़ा ग्रास कहाँ पर है, पंपास जो ग्रास लैंड है, जो अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। अब याद कैसे रखना है, तो याद ऐसे रखना है कि जब फ्री का होता है तो हम क्या बोलते हैं, सब आना। फ्री का जब होता है तो हम क्या बोलते हैं, सब आना। इसको बीसी करके याद कर सकते हो, ठीक है, इसको बीसी करके याद कर सकते हो। वेनेजुएला से ही थानोस था अपना, ऐसे कुछ रिलेट करके याद कर लो, ठीक है। यहाँ पर टीना, टीना पास हो गई, टीना पास हो गई, ऐसे याद कर सकते हो, या टीना पास आओ, ठीक है, जैसे भी याद करना है। जैसे हम बोलते हैं न्यू कैडबरी, है ना, न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क, तो न्यू कैंटरबरी। हंग्री हो, भूखे हो, तो पिस्ता खा लो, ठीक है, जो पास्ता है वो खा लो, पिस्ता खा लो, पास्ता खा लो। ऑस्ट्रेलिया, जैसे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया तुम्हें जाना है तो तुम्हें नीचे ही तो जाना पड़ेगा, डाउन जाना पड़ेगा। साउथ अमेरिका की अगर बात करें, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका नहीं भैया, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ठीक है, साउथ अफ्रीका। फाइनल में जाके हार जाते हैं लोग, है ना। खैर, तो साउथ अफ्रीका की अगर बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका में जानते हैं वेल्ट के नाम से। वेल्ट, इसको वेल्ट लिखते हैं बट प्रोनाउंस फेल्ट करते हैं। खैर, प्रोनाउंस करने के लिए नहीं आएगा तो ऐसे याद कर लो। अब जैसे लोग हार जाते हैं, जैसे ए बी डिविलियर्स लोग पहले हारते थे, ठीक है, अभी तो खैर आईसीसी जो जीत गए थे, आपको पता है ना, वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप, वो तो साउथ अफ्रीका ने जीती है, और अभी इंडिया की उसके साथ टेस्ट सीरीज़ भी होगी उसी के साथ। खैर, तो अभी जैसे ये लोग हार गए कल, तो ये लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे जाके, ऐसे याद कर लो, ठीक है। देन स्टेपीज़ की अगर बात करें तो हमारे यूरेशिया जो रीजन है, यूरोप और एशिया, यूरेशिया वाला जो रीजन है, ये यूरोप वाला हो गया, ये एशिया वाला हो गया। यहाँ पे स्टेपीज़ बोलते हैं क्योंकि एशिया में क्या बोला जाता है, एशिया में बोला जाता है एकदम से छलांग मत लगाओ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, स्टेप बाय स्टेप। पहले ग्रुप डी में जॉब ले लो, फिर ग्रुप बी की तैयारी करो, फिर जो है आईएएस वाईएएस बनने का सोचना, पहले एक जॉब ले लो, ये बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप चलो। देन अगर प्रेरीज़ की बात करें, प्रेरीज़ आपका नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जाने जाते हैं प्रेरीज़ के नाम से। कैसे याद करेंगे इसको, एक सेकेंड, चलो। तो नॉर्थ अमेरिका में किस नाम से जाना जाते हैं, प्रेरीज़ के नाम से, ठीक है, और स्टेपी के नाम से एशिया यूरोप में। तो अभी रिवाइज कर लें, ठीक है, सारा कुछ हो गया। आप यहाँ पर मैप पे देख सकते हो प्रेरीज़ कहाँ पे, लानोस कहाँ पे, ठीक है। अभी अगर आप अब यहाँ पर मुझे ब्लैंक मैप रखना चाहिए था, नहीं, चलो इसको मैप को देख लो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ एक ब्लैंक मैप लगा के, ओके। फिर क्वेश्चंस लगाएंगे, तो जो भी आपका ये फॉरेस्ट में और वेजिटेशन वाला जो टॉपिक था वो आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ओके। अभी थोड़ा सा अंधेरा रहेगा, मैनेज करना।
चलिए स्क्रीन दिख रही है अभी, एक बार कंफर्म करिए। चलो तो यहाँ पर अभी मैं मार्क करूँगा, आप बताना ये कौन सा है, ठीक है। 1, ठीक है, ये अर्जेंटीना है। 2, ये ब्राज़ील है। 3, ये वेनेजुएला है। 4, ये साउथ अफ्रीका है। 5, ये यूरेशिया है। 6, ये ऑस्ट्रेलिया है। 7, यहाँ पर न्यूजीलैंड है। 8, ठीक है, बताओ तो 1 क्या होगा नॉर्थ अमेरिका में, और ये भी तो है 9 के अलावा, 8 के अलावा ये आपका अफ्रीका में 9। तो फर्स्ट वाला होगा आपका क्या, प्रेरीज, जिनको व्हीट ग्रैंडरीज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। 2, अर्जेंटीना, टीना पास आओ, पास पम्पास, टीना पास हो गई, ठीक है। ब्राज़ील BC कंपोस, वेनेजुएला का है थानोस तो लानोस, फेल्ट के नाम से जानते हैं साउथ अफ्रीका में। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सवाना, फ्री का होता है तो क्या बोलते हैं, सबाना, सवाना। 6th में अगर बात करेंगे, ये वाला जो एरिया यूरेशिया का है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करके बढ़ना है तो स्टेपीज। ये आपका ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पर क्या होगा, डाउन्स। और ये आपका न्यूजीलैंड है तो न्यू कैडबरी डेयरी मिल्क, न्यू कैंटरबरी। और हंगरी में पुश्तास के नाम से, ठीक है, पुश्तास। चलिए भाई, तो लेक्चर आज का होता है हमारा यहाँ पर थ्योरेटिकल वाला पोर्शन का एंड। अब आएगा हमारा MCQ वाला पार्ट। तो जिन लोगों को भी बैच वगैरह में एनरोल करना है तो परमार अकेडमी ऐप या फिर वेबसाइट से कर सकते हैं, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्विजेस, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, हैंडरिटन नोट्स इंग्लिश और हिंदी दोनों में। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही है ना। तो वो सारी चीज़ें का एक्सेस आपको मिल जाएगा। और बाकी इंग्लिश का भी बैच है, और अगर दोनों आपको साथ में लेना है तो कॉम्बो भी है, जहाँ पर आप परमार 4.0 कूपन का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो अभी हम MCQs लगाते हैं। ओके, ये पहले छोड़ो, ये वाला करो। टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया नोन एज शोलाज आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स। तो शोला आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, जरा आपको ये बताना है। अनामलाई, नीलगिरी, पलिनी, कहाँ पे बताइए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर टॉपिक में पढ़ेंगे। पिछली बार मैंने इसी में पढ़ाया था, लेकिन इस बार एग्रीकल्चर टॉपिक में पढ़ेंगे। अंकिता जी, हम पढ़ेंगे उसको, लेकिन एग्रीकल्चर मुझे याद है, ठीक है। बैटमैन का सेकेंड एडिशन अभी तुरंत तो नहीं आ रहा है, टाइम तो लगेगा उसमें भी। अनाई मलाई, ठीक है, नीलगिरी, पालिनी, ये सब है, ठीक है। अनाई मलाई, नीलगिरी और पालिनी की अगर बात करें तो ध्यान ये रखना है, तो शोलास कहाँ पाए जाएंगे, तीनों में पाए जाएंगे, यानी आंसर ऑप्शन नंबर D 1, 2 एंड 3 होगा। ग्रासलैंड लिखे हुए, टेम्परेट ग्रासलैंड, और यहाँ पे रीजन लिखा हुआ, आपको मैच करना है, बताइए, मैच करिए। यहाँ से होगा रिवीजन, तो जो लोग बोल रहे थे ना सर रिवाइज करो, यहाँ से होगा रिवीजन, इफेक्टिव रिवीजन। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, स्टेपीज यूरेशिया, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है एशिया में। पम्पास, टीना साउथ अमेरिका में पड़ता है, अर्जेंटीना साउथ अफ्रीका में पड़ता है आपका, ये साउथ अफ्रीका फेल्ट। तो 3, 1, 4, 2 ऑप्शन नंबर C। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालय। वृक्षों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह हिमालय के शीतोष्ण वनस्पति क्षेत्र का नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है आपका, कौन सा टेम्परेट फ्लोरल जोन से बिलोंग नहीं करता है। मैं आपको सिंपल पता है क्या बोलूँगा, ऑड वन आउट कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बर्च, लॉरल्स, रोडोडेंड्रॉन, ओक, मैपल, ये सब पहाड़ी क्षेत्रों में हिमाचल उत्तराखंड वगैरह में देखने को मिल रहे थे। कैशिव नट, काजू की खेती वगैरह साउथ इंडिया में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर करेक्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सॉइल्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल, ठीक है, पूर्णतः अनुव्रर होती हैं।
वेजिटेशन इज़ एवरग्रीन इनेबलिंग फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस ईयर राउंड। वेजिटेशन जो होता है यहाँ पर एवरग्रीन होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो मैंने आपको बताया था इनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं एवरग्रीन वालों को, ठीक है। तो क्योंकि वेजिटेशन एवरग्रीन होता है, इनेबलिंग फोटोसिंथेसिस हमेशा होता रहता है। सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल आर क्वाइट इनफर्टाइल, बिल्कुल सही है, ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है। क्यों? टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि ह्यूमस जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है, ह्यूमस डिकम्पोज हो जाता है। दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज डेजर्ट्स कवर्ड बाई ट्रीज, येस। दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम्स, ये भी सही है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 एंड 4 सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव आपके लैंड बेस्ड इकोसिस्टम होंगे, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। प्रोडक्टिव का मतलब है कि वही तुरंत यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा वगैरह ग्रो करता है वहाँ पे, ठीक है, ये है प्रोडक्टिविटी का मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट इन इंडिया इज ऑर करेक्ट। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में कौन सा कथन सही है? दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, यानी भारत में सबसे ज़्यादा वन आपको यही देखने को मिलते हैं। दे स्प्रेड ओवर रीजन्स विच रिसीव एनुअल रेनफॉल ऑफ 70 to 200 सेंटीमीटर। तो ट्रॉपिकल अगर डेसिडुअस की बात करेंगे तो ये देखने बिल्कुल ये मोस्ट वाइड स्प्रेड है, और इनको हम और किस नाम से जानते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये रेनफॉल जहाँ पर 70 to 200 सेंटीमीटर की होती है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जहाँ 70 से 150 होगा तो ड्राई डेसिडुअस, और 150 से 200 होगा तो मॉइस्ट डेसिडुअस। तो ये भी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर्स एंड देयर लोकेशंस आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही मैच्ड है यहाँ पर, ये आपसे पूछ रहा है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर इको रिहेबिलिटेशन प्रयागराज, प्रयागराज में तो नहीं है ये। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर लाइवलीहुड एक्सटेंशन, ये तो सही है, शिलोंग में है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है ये, नो डाउट, ठीक है, यूपीएससी के जियो साइंटिस्ट के पेपर में पूछा गया है, तो दूसरा सही है। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट नहीं है, ये छिंदवाड़ा में है ये, ठीक है, छिंदवाड़ा। फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर कोस्टल इकोसिस्टम बिल्कुल सही है, विशाखापट्टनम जो कोस्ट में सिटी होगी वहीं पे। इको रिहेबिलिटेशन वाला जो है प्रयागराज में, देखो तीसरा वाला तो गलत होगा क्योंकि छिंदवाड़ा में ही है, ठीक है, ये वाला। तो तीसरा वाला तो नहीं हो सकता है, ये गया आपका, ओके। एंड चौथा वाला तो पक्का सही है, 1 और 2 में अपने को देखना है। प्रयागराज, आई थिंक ये वाला सही है, ठीक है, पहला वाला सही है, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर फॉर लाइवलीहुड एक्सटेंशन, ये वाला तो होगा, ठीक है, ये वाला होगा। अगर ये वाला होगा तो ये वाला तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर 1 and 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा यहाँ पे। इसका मुझे याद नहीं आ रहा अभी ये कहाँ पर है, शिलोंग में तो शायद नहीं है, लेकिन ये वाला तो सही है क्योंकि मेरे हिसाब से जितना, ये तो पक्का सही है चौथा वाला, तीसरा वाला पक्का गलत है। पहला वाला जितना मुझे याद आ रहा है ये प्रयागराज में ही है, लेकिन ये शिलोंग में नहीं होगा फिर, क्योंकि अगर वो है पहला वाला तो दूसरा वाला तो फिर गलत होगा। तो आंसर यहाँ पर 1 and 4 होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है मैनग्रोव्स रिप्रेजेंट एपीहाइटिक वेजिटेशन, मैनग्रोव रिप्रेजेंट सॉल्ट टॉलरेंट वेजिटेशन, फ्लड प्लेन वेजिटेशन, पलाया वेजिटेशन। अब खुद सोचो यार, ठीक है, ये आप मत बोलना कि नहीं नहीं सर हमने पढ़ा नहीं है, भाई पढ़ा नहीं है बट फिर भी आप इसको आंसर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सचिन पाल बेटे, ये बेटे अभी क्या मतलब, अभी एकदम मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी तो बोला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन एग्रीकल्चर में पढ़ाऊंगा 2-3 बार। सो रहे थे क्या तब, या अभी आए हो? और अगर अभी आए हो तो तुम्हें ये कैसे पता कि मैंने नहीं पढ़ाया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? हाँ, कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन पूछते हो मतलब दिमाग मेरा हैंग कर जाता है कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। अभी तो बोला है 5 मिनट पहले, ठीक है। तो आंसर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि एपी हाइट्स कहाँ मिल रहे हैं? एवरग्रीन में मिल रहे हैं, एवरग्रीन में मिल रहे हैं। फ्लड प्लेन तो वो मान भी सकते हैं। पलाया ये तो डेजर्ट में देखने को मिल रहा था, पलाया तो ये भी नहीं हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकते हैं। फ्लड प्लेन वेजिटेशन, फ्लड के प्लेन, बाढ़ का क्षेत्र, ठीक है। मैनग्रोव दलदली क्षेत्र मिलते हैं, लेकिन दलदली में भी कहाँ पर? तट में, कोस्ट में। सबसे ज़्यादा भारत में मैनग्रोव मिलता है ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे ज़्यादा मैनग्रोव कवर है, ध्यान रखना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा क्या?
आंसर हो जाएगा आपका ये सॉल्ट टॉलरेंट। ठीक है, सॉल्ट टॉलरेंट में भी एक चीज़ ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट टॉलरेंट को, मतलब ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको बताई कि हेलो वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो हेलो की वर्ड, रूट वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इनको हम हेलोफाइट्स भी बोल देते हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स वो स्पीशीज़ ऑफ प्लांट होती हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स बोलते हैं उनको हम। जैसे ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं उनको जो बहुत ही ड्राई कंडीशन में रह लेते हैं, थॉर्न फॉरेस्ट में जो देखने को मिलते हैं। जो मैनग्रूव्स में देखने को मिलते हैं उनको हेलोफाइट्स बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ें, 11th करिए। Their climate are characterized by high rainfall and temperature that vary from cold to mild. These forests contain primarily deciduous trees like maple, oak, hickory, beechwood. Raccoons, opossums, bats and squirrels are found in the trees. क्या होगा बताइए? हाई रेनफॉल है, हाई रेनफॉल है तो भाई बोरियाल तो नहीं हो सकता है। टाइगा में 50 से 70 डिग्री में रेनफॉल तो हाई नहीं हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये टुंड्रा के बगल में है। टुंड्रा के बगल में तो आप बोल सकते हो कि टुंड्रा में तो बिल्कुल ही नहीं है, टाइगर में थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत भारी बारिश में तो नहीं हो सकता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल है ना, हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर्स, ओके, फ्रॉम कोल्ड टू माइल्ड। अब ट्रॉपिकल में जो है टेम्परेचर तो हाई होता है, ठीक है, लेकिन सॉरी ओके, रेनफॉल हाई है लेकिन टेम्परेचर कोल्ड होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, तो ट्रॉपिकल नहीं होगा। रेनफॉल तो दबा के होती है लेकिन टेम्परेचर यहाँ का ठंडा नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वेटर के आसपास डायरेक्ट सन रेज पड़ती हैं, तो ट्रॉपिकल में तो नहीं हो सकता है। ट्रॉपिकल रीजन में डायरेक्ट रेज पड़ती है सन की, यहाँ कोल्ड नहीं होगा ट्रॉपिकल में। ठीक है, आंसर होगा इसका टेम्परेट फॉरेस्ट, शीतोष्ण वन। एलिमिनेशन से काम करना था इसमें। चलिए, एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ, यहाँ पर ग्रासलैंड पहचानना है। एन एक्सटेंसिव एरिया ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड आर डिवॉइड ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स. Climate is characterized by hot summers, cold winters, and relatively low rainfall occurring mainly in the spring and summer. In humid parts, grasses grow to a meter or more in height. Steppes, prairies, savanna या फिर pampas, बताइए। क्या सही आंसर होगा? आंसर वुड बी स्टेपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर है स्टेपीज आंसर होगा। मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड की बात हो रहा है, मिड लैटिट्यूड बात कर रहा है, तो सवाना तो नहीं हो सकता है, सवाना तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर स्टेपीज होगा, जो कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं? यूरेशिया में। डिवॉइड ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स हैं क्योंकि आपको बीच में देखने को मिल रहा है कॉन्टिनेंट के, तो कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर की वजह से यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो रेनफॉल लो होगी। लो रेनफॉल क्यों होगी? क्योंकि आप यूरेशिया वाला रीजन देखो जहाँ पर स्टेपीज ड्रॉ किया था, वो कॉन्टिनेंट के बीच में है, तो कॉन्टिनेंटैलिटी फैक्टर लगेगा यहाँ पे। ये मैं आपको कल कराऊंगा, वैसे तो करना चाहो तो कर लो, समझ में आया तो। बाकी तो मैं आपको कल सॉइल टॉपिक में कराऊंगा, पॉड सोलाइजेशन। ये आपको ठंडे इलाकों में देखने को मिलता है। सॉइल फॉर्मेशन का एक होता है लेटराइजेशन, एक होता है पॉड सोलाइजेशन। तो ये टैगा फॉरेस्ट में होगा, जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पर आपको ये पॉडसोली भवन देखने को मिलता है। बाकी कल समझाऊंगा इसके बारे में। अ पर्सन हैज़ विजिटेड इन इंडिया एंड फाउंड ट्रीज सच एज खैर, नीम, खेजरी, पलास। तो किस रीजन में है ये? अगर एक व्यक्ति भारत के क्षेत्र का दौरा किया है और उसे वहाँ खैर, नीम, खेजड़ी, पलास के पेड़ मिले, तो किस रीजन में? मालाबार कोस्ट में, मालाबार कोस्ट में, गारो हिल में, सुंदरबन डेल्टा में, डेजर्ट रीजन में। खैर, नीम, खेजड़ी, पलास, डेसिडुअस यहाँ तो नहीं होगा डेजर्ट रीजन में। गारो हिल्स यहाँ पर एवरग्रीन टाइप होगा। सुंदरबन यहाँ आपको कैसा? गारो हिल्स में हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि खासी हिल्स में ना, मौसिन राम, चेरापूंजी खासी हिल्स में, तो वहाँ पर दबा के बारिश होती है। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव्स होंगे। मालाबार कोस्ट की जब मैं बात करूँगा तो मालाबार तट पे भी क्या होगा? एवरग्रीन होगा। वेस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिमेंबर करो। तो गारो हिल्स में आपको देखने को मिल जाएगा क्या? ठीक है, गारो हिल्स में आपको देखने को मिल सकता है ये जो वेजिटेशन है, जिसमें कि खैर, नीम, खेजरी, पलास, लेकिन ये आपका ड्राई डेसिडुअस में होगा। एक सेकेंड,
खैर, खेजरी, पलास। गारो हिल्स में तो नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर होगा भी डेसीडुअस तो मॉइस्ट डेसीडुअस होगा, क्योंकि अब गारो, खासी, जयंतिया बगल में है, यहाँ पर बहुत रेनफॉल है, तो गारो में से कम नहीं होगी। अगर ठीक है एवरग्रीन नहीं तो मॉइस्ट डेसीडुअस तो देखने को मिलेगा, तो ये भी नहीं होगा आपका। ठीक है, मालाबार तो वैसे ही नहीं होगा, तो फिर कोई नहीं होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो फिर डेजर्ट रीजन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी डेजर्ट रीजन होगा, क्योंकि डेजर्ट में थॉर्न फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और थॉर्न के बगल में ही लगा होगा ड्राई डेसीडुअस। और ये जो हमने देखा था, ये ड्राई डेसीडुअस में देखा था, खैर, नीम, खेजरी, पलास, ये सब ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट में, यानी कि शुष्क पर्णपाती वन में हमें देखने को मिलता है वेजिटेशन। ठीक है, शुष्क या फिर जो आपका थॉर्न फॉरेस्ट है वहाँ पे देखने को मिलता है ये। द नेचुरल वेजिटेशन विच कवर्स द मैक्सिमम जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज, तो जोग्राफिकल एरिया भारत का सबसे ज़्यादा कौन कवर करता है? ट्रॉपिकल डेसीडुअस कवर करता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ज़्यादातर जो है भौगोलिक क्षेत्रों पर आच्छादित है। ऑप्शन नंबर ए। जैक फ्रूट, महुआ, टीक, डेसीडुअस में क्या देखने को मिलेगा? जैक फ्रूट तो जानते होगे ना, कटहल, कटहल, महुआ, सागौन, ये तीनों, टीक ना, सब हमने देखा था अभी, टीक और महुआ तो देखा था, जैक फ्रूट ये सब आपका डेसीडुअस में ही देखने को मिलता है। पढ़िए और करिए इस सवाल को, लंबा चौड़ा है लेकिन, और ये IAS CSE सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है ये, लेकिन उतना कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इसको मैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोलूँगा। करिए इस क्वेश्चन को। So leaf litter decomposes faster than in any other biome and as a result the soil surface is often almost bare. Simple. D. 17 का D। ठीक है, 17 का D होगा। सिंपल, एक लाइन पढ़ते ही, एक पूरा एक सेंटेंस पढ़ते ही शुरू का आ गया क्वेश्चन। हाँ, अभी नहीं करना है, चलो अब ये करते हैं थोड़े से SSC और रेलवे वाले। इनमें से माउंटेन फॉरेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय वन की विशेषता है? Some of the important trees of the forest are ebony, mahogany, etc. Mountain forest, no. ebony, mahogany कहाँ देखने को मिल रहा है? एवरग्रीन में, है ना, ebony, mahogany, cinchona, एनी, तो पहला वाला गलत हो जाएगा आपका। रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट, नो। रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ मिलेगा आपको? मैनग्रूव्स में मिलेगा, मैनग्रूव फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये भी गया। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्री सच एज ओक, चेस्टनट प्रीडोमिनेट है, and teak is the most dominant species. mountain teak, evergreen, broad leaf trees हो गए यहाँ पर, oak, chestnut, ये सब मिल रहा था ना माउंटेन्स पे। ऑप्शन नंबर सी। 21 सुंदरबन, a large mangrove forest is shared between which two साउथ एशियन कंट्रीज, बताइए किन दो जो है साउथ एशियन कंट्रीज से शेयर होता है आपका ये सुंदरबन? तो सुंदरबन इंडिया और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज प्राइमरली फाउंड इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया कैरेक्टराइज बाई कॉनिफरस ट्रीज एंड श्रब्स, बताइए, बताइए जल्दी बताइए, रुकिए ऑप्शन देने दीजिए मुझे। ऑप्शन करिए। विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज प्राइमरली फाउंड इन द हिमालयन रीजन, कौन सा होगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टुंड्रा, डेजर्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, ऑप्शन नंबर बी। इन विच, सर टुंड्रा भी तो बताए थे, वो टॉप पे बताए थे। कैरेक्टराइज बाई कॉनिफरस ट्रीज एंड श्रब्स होगा, कॉनिफरस और श्रब्स, तो वो आपका टेम्परेट ही होगा, क्योंकि टुंड्रा में तो कुछ था ही नहीं ना। इन विच फॉरेस्ट जोन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट डिफॉरेस्टेशन हैज़ बीन रिकॉर्डेड, विश्व में किस वन क्षेत्र में सर्वाधिक वनों की कटाई दर्ज की गई है? सवाना, डेसिडुअस, टाइडल, कॉनिफरस, ट्रॉपिकल। सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ ट्रॉपिकल्स में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी,
ट्रॉपिकल में हुआ है, क्योंकि ट्रॉपिकल में ही बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहीं पर ही सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन देखने को मिला है। इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? भारत में शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? ये आपका शिमला में। ओके, टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर। इन विच इंडियन स्टेट आर दी हजीरा मैनग्रोव्स फाउंड? हजीरा मैनग्रोव किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं? उड़ीसा, गुजरात, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र? हजीरा मैनग्रोव्स, तो हजीरा मैनग्रोव्स कहाँ पर होंगे? गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हजीरा जगह जो है गुजरात में पड़ती है। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स दी माउंटेन फॉरेस्ट वेजिटेशन अबव 3600 मीटर हाइट? यानी कि 3600 मीटर से ऊपर पर्वतीय वन वनस्पति का सबसे अच्छा वर्णन करता है कौन? बताइए। तो 3600 मीटर टुंड्रा मॉसेस लाइचेंस डोमिनेट, डेंस टीक एंड डेंस तो कुछ नहीं होगा 3600 से ऊपर। ट्रॉपिकल क्रीपर्स कवर्स, ट्रॉपिकल थोड़ी ना मिलेगा भाई इतनी हाइट पे ट्रॉपिकल। डेसिडुअस ट्रीज, डेसिडुअस तो एकदम फुटहिल्स पे होते हैं, तो टुंड्रा मॉसेस एंड लाइचेंस हो जाएंगे। ठीक है, इतनी हाइट पे तो। विच फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया स्टेज ग्रीन ऑल ईयर ड्यू टू नो फिक्स लीफ शेडिंग सीजन? हमेशा ग्रीन रहते हैं क्योंकि कोई फिक्स टाइम नहीं होता है पत्तियाँ झाड़ने का। फाउंड इन द रीजन दैट रिसीव अबाउट 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल एनुअली फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। रेनफॉल मिल रही है, लेकिन कब मिल रही है? देख लो, अक्टूबर से दिसंबर। भारत के किस क्षेत्र में मिलती है अक्टूबर से दिसंबर में रेनफॉल? टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा, टेम्परेचर भी ज़्यादा, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है। गर्मियों में रेनफॉल नहीं, सर्दियों में रेनफॉल हो रही है। फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ लो हाई ट्रीज विथ कैनोपीज रेंजिंग फ्रॉम 9 to 12 मीटर्स। कॉमन ट्रीज इंक्लूड स्पीशीज लाइक टॉडी पाम, कोको, जामुन, रीठा, खिरनी, टैमरिंड। क्या बताया था यहाँ पे? ड्राई एवरग्रीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला करो। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, दैट इज़ मिज़ोरम जो स्टेट है उसको मोलासेस बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो मैंने मोलासेस बेसिन जो हिमालय वाला टॉपिक करवाया था ना, वहीं पे उसको नोट कर लेना, मोलासेस बेसिन। Which of the following statement regarding natural vegetation regions of India is correct? The eastern Himalayan region includes vegetation ranging from tropical to alpine types and receives more than 200 centimeter of rainfall. Eastern Himalayan region includes vegetation ranging from, ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज में तो ठीक ठाक बारिश होगी। ओके, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन हैज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेजिटेशन इन सब माउंटेन एरियाज। ट्रॉपिकल एवरग्रीन भैया मेरे, वो वेस्टर्न साइड वेस्टर्न घाट यहाँ पे थी, यहाँ पर कहीं एवरग्रीन नहीं था, तो दूसरा गया। ठीक है, चौथा अपने आप सही हो गया। द गैंजेटिक प्लेन एंड द अरावली रीजन शो वेजिटेशन रेंजिंग फ्रॉम सेमी एरिड श्रब्स टू मॉइस्ट डिसीडुअस फॉरेस्ट विद स्पीशीज लाइक नीम, महुआ, जामुन, कैसे सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चौथा अपने आप सही हो गया। एंड तीसरा, असम रीजन कंटेन्स रिच बैम्बू एंड पाम वेजिटेशन। ठीक है, असम रीजन कंटेन्स रिच बैम्बू एंड पाम वेजिटेशन एंड हैज़ नीलगिरी टाइप ग्रासलैंड एट हायर ऑल्टीट्यूड। बिल्कुल ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट में असम वगैरह में बैम्बू वगैरह काफ़ी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये भी आपका सही होगा। 30 पे आते हैं। इन विच स्टेट इज़ कॉफ़ी प्राइमरली ग्रोन एज अ प्लांटेशन क्रॉप? अभी पढ़ा नहीं प्लांटेशन क्रॉप क्या होता है, लेकिन फिर भी गेस तो कर ही सकते हो, कर्नाटक होगा, है ना। इसके लिए कौन सी प्री मानसून शावर बहुत हेल्पफुल था, रिकॉल करो। इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट आर डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्री शेडेड ग्रास लैंड फाउंड? बताइए, किस प्रकार की जलवायु में पर्णपाती वन और वृक्ष छठे घास के मैदान पाए जाते हैं? डेसिडुअस, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, स्टेपी, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई या फिर वार्म टेम्परेट? बताइए। तो डेसिडुअस है। डेसिडुअस की खासियत ये होती है कि ये कुछ टाइम के लिए इनके जो पेड़ होते हैं वो पत्तियाँ शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो वेट फेज आता है और एक ड्राई फेज आता है, तो ऑप्शन नंबर बी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ फॉरेस्ट इज स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा वन समूह भारत में बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है? बताइए।
लार्जर एरिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है? वेट एवरग्रीन है, ड्राई डेसिडुअस है, मॉइस्ट डेसिडुअस है, या फिर सेमी एवरग्रीन है? तो ऑब्वियस सी बात है, आप ए और डी को तो यहाँ पर एलिमिनेट कर ही लिया होगा आपने। अब बचा मॉइस्ट डेसिडुअस या ड्राई डेसिडुअस, क्या ज़्यादा होगा? कुछ सोचो। ड्राई डेसिडुअस 70 से आपको 150 में मिल रहा है, और वो 150 200, ब्रैकेट किसका ज़्यादा है? ड्राई डेसिडुअस। बर्च एंड रोडोडेंड्रॉन आर फाउंड इन विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट? बर्च और रोडोडेंड्रॉन किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? रोडोडेंड्रॉन कहाँ बताया था आपको? हिमालय में। ये तो दलदली क्षेत्रों, मैनग्रोव, कोस्ट में मिलेगा ये, ठीक है। ये एवरग्रीन है, माउंटेन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द मेडिटेरेनियन रीजन इज़ बेस्ट नोन फॉर विच टाइप ऑफ वेजिटेशन? मेडिटेरेनियन जो रीजन होता है, अब मैं मेडिटेरेनियन से कुछ रिकॉल आ रहा है आपको? हमने पढ़ा था मेडिटेरेनियन सी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भारत में आते हैं सर्दियों के टाइम पे, जो जेट स्ट्रीम से लेके आती हैं। तो इंडिया में जो सर्दियों की बारिश होती है वो उसी वजह से होती है। तो मेडिटेरेनियन जो रीजन होता है वहाँ पर भी सर्दियों में ही बारिश हो रही होती है। तो इसका अगर मैं कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन तुमसे पूछ लूँ तो तुम क्या लिखोगे इसका कोएपन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन? लिख के बताओ। विंटर्स में बारिश होती है, ठीक है, और ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है, टेम्परेट में है। बताओ। भूमध्य सागर, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा स्क्रब एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट ट्रीज देखने को मिलते हैं। ये अपनी वाइन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी जाना जाता है मेडिटेरेनियन जो रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो सिट्रस फ्रूट इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा है। सिट्रस फ्रूट्स यहाँ पर बहुत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कैपिटल सी स्मॉल एस होगा, क्योंकि सी, कैपिटल सी इज़ फॉर दी वार्म टेम्परेट एंड स्मॉल इज़ फॉर समर ड्राई। ओके, वार्म टेम्परेट एंड समर ड्राई। टुसॉकी ग्रास ग्रोज मेनली इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट? तो टुसॉकी घास मुख्यतः किस प्रकार के वनों में उगती है? तो टी से टुसॉकी एंड टी से थॉर्न। लिटोरल फॉरेस्ट आर मोस्ट एसोसिएटेड विद विच काइंड ऑफ इकोसिस्टम? तटीय वन किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र से सबसे अधिक जुड़े हुए हैं? लिटोरल फॉरेस्ट। टुंड्रा, डेजर्ट, ग्रासलैंड या वेटलैंड? लिटोरल एंड स्वैम्प। स्वैम्प मतलब दलदल, दलदल मतलब आर्द्रभूमि, वेटलैंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स इज नोन फॉर एवरग्रीन डेंस फॉरेस्ट एंड हाई बायोडाइवर्सिटी? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक क्षेत्र सदाबहार घने वनों और उच्च जैव विविधता के लिए जाना जाता है? आराम से एलिमिनेट करो, ठीक है। इक्वेटर में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। वॉट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन कैरेक्टराइज द टैगा नेचुरल रीजन? टैगा प्राकृतिक क्षेत्र की विशेषता किस प्रकार की जलवायु और वनस्पति है? टैगा डेंस ट्रॉपिकल वेजिटेशन, फ्लड प्रोन स्वैम्प एरियाज, कोल्ड क्लाइमेट एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट, या फिर एरिड डेजर्ट्स विद कैक्टस? क्या सही आंसर होगा? टैगा, डेजर्ट विद कैक्टस, डेंस ट्रॉपिकल वेजिटेशन, फ्लड प्रोन स्वैम्प, कोल्ड क्लाइमेट विद कॉनिफेरस फॉरेस्ट, टैगा मिल रहा था। विच वैल्यूएबल ट्री ग्रोज मेनली इन द वेस्टर्न हिमालयाज एंड इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन? मुख्यतः पश्चिमी हिमालय में उगता है, यानी कि पश्चिमी हिमालय का मतलब हो गया हिमाचल, उत्तराखंड यहाँ पे, और यूज़ किया जाता है, इसका निर्माण कार्य में उपयोग किया जाता है। तो रोडोडेंड्रॉन हो जाएगा, बताया था। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, देवदार हो जाएगा, बताया था अभी हम लोगों ने, लिखा भी था, मैंने लिखवाया भी था। ओके, ऑप्शन नंबर सी देवदार। सिंचोना की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसको हम उससे क्विनाइन दवा बनाते हैं जिससे मलेरिया को ट्रीट किया जाता है। विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया इज़ नोन फॉर फॉरेस्ट विद हार्डवुड ट्रीज? साल, टीक, बैम्बू। हार्डवुड ट्रीज कहाँ मिल रहा था? डेसिडुअस में। सॉफ्टवुड कहाँ मिल रहा था? कॉनिफरस में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके बाद ये आप करेंगे, ठीक है, वही है यहाँ पर। अब आई थिंक कुछ ग्रासलैंड के क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडर विच स्टेटा डू ट्रीज फॉल? पेड़ किस स्तर में आते हैं? सीपीओ क्वेश्चन है, तो पेड़ आते हैं टॉप वर्टिकल में। ये करिए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज नेम ऑफ ग्रासलैंड इज करेक्ट? कौन सा सही है यहाँ पे? तो टीना पास हो गई, और ब्राज़ील बीसी था, बीसी था। स्टेपी कहाँ था? स्टेप बाय स्टेप चलना है, कहाँ पे चलना है? स्टेप बाय स्टेप चलना है, यूरेशिया में, ठीक है। प्रेरीज, ब्राज़ील में क्या था? कंपोज था। वेनेजुएला में लानोस था। प्रेरीज कहाँ पे था? नॉर्थ अमेरिका में। वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच हाइट ऑफ मीटर्स? तो वेट टेम्परेट याद करो, मैंने किस हाइट में तुम्हें बताया था। वेट टेम्परेट फुट हिल्स में, गिरिपद में, डेसिडुअस, 1000 से ऊपर में, 1000 से 2000 में वेट टेम्परेट मिल रहा था। थॉर्नी बुशेस कहाँ मिलेंगी? थॉर्नी बुशेस मेडिटेरेनियन में, ड्राई डेजर्ट में, पोलर में, हाई रेनफॉल में। यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी, ड्राई डेजर्ट में मिलेंगी थॉर्नी, ठीक है।
विच द टाइप ऑफ फॉरेस्ट लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। अब बताओ, मिड लैटिट्यूड के कोस्ट में मिल रहा था, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मेडिटेरेनियन वेजिटेशन है, मानसून फॉरेस्ट है, टेम्परेट एवरग्रीन है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तुरंत आंसर आना चाहिए भाई। मिड लैटिट्यूड का मतलब है ट्रॉपिक्स से ऊपर और नीचे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में नहीं। मिड लैटिट्यूड का मतलब हो गया 50-60 डिग्री वो लैटिट्यूड, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ पर है, ये वार्म टेम्परेट में, तो ये भी बहुत ज़्यादा ट्रॉपिक्स में नहीं है, लेकिन उतना भी ज़्यादा मिड लैटिट्यूड में नहीं है ये, ठीक है। और मानसून तो भाई ये ट्रॉपिक्स में आता है, आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, कोस्ट में मिलता है। और टेम्परेट डेसिडुअस मिल जाता है बीच में जाओगे तुम, जहाँ फेजेंट और मोनल जैसी अब बर्ड मिल जाती हैं। ले मैंने देखा नहीं तो बस ऐसे ही मेरी नज़र कहीं और थी और देखो वही क्वेश्चन आ गया। तीतर और मोनल जैसे पक्षी किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के जंगल में, टेम्परेट डेसिडुअस में, ठीक है। अ स्पीशीज ऑफ ग्रास नेम डैश इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू इट्स इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। ये कौन सी घास है जो ख़त्म, इसको रटने की ज़रूरत नहीं हो, बता देता हूँ क्योंकि पहले ये आंसर ये है, ठीक है, वो बारडिया वाला। लेकिन TCS अगर एग्ज़ाम ले रहा होता तो हम इसको याद करते हैं, लेकिन अभी नहीं ले रहा तो मत रटना इसको, ठीक है। विच बायोम इज़ फाउंड इन दी नदर्न पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका वेयर 300 से 900 मिलीमीटर ऑफ रेन कैन बी एक्सपेक्टेड पर ईयर। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका थोड़ी बहुत रेनफॉल हो रही है, और बहुत ही नदर्न पार्ट ऑफ एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में है। बहुत ही नदर्न पार्ट में, बहुत ही नदर्न पार्ट में, तो ये तो होगा नहीं नदर्न पार्ट ऑफ एशिया। क्यों, मेडिटेरेनियन जो है ये सदर्न पार्ट ऑफ यूरोप है, ओके। तो विच बायोम, टाइगा, ठीक है। बारिश हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, और एकदम नदर्न पार्ट में है, 50 से 70 डिग्री लैटिट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। तो ख़त्म होता है हमारा लेक्चर। एक क्वेश्चन और करना चाहो तो कर सकते हो, ये कर लो, ये तो कर लोगे आराम से। बताओ, प्लांट वेराइटीज़ लाइक बैम्बू, एपीहाइट्स, एनी, सीमल, गुटेल, मुंडेन आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कहाँ मिलेंगे, अब बैम्बू तो यार डेसिडुआ से मिल जाएगा जो कि ऑप्शन में है भी नहीं, लेकिन एबनी, माहोगिनी, सिंचोना, एनी, एपीहाइट, ये सब कहाँ मिल रहा था, ये सब मिल रहा था ट्रॉपिकल, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल एवरग्रीन नहीं है तो मॉइस्ट ट्रॉपिकल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। बताओ, व्हाट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द प्लेटो ऑफ मेघालय, सह्याद्री, सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट जो महाराष्ट्र के हैं, एंड द सेंट्रल एंड सदर्न आइलैंड्स ऑफ द निकोबार ग्रुप। किस तरह का मिलेगा, सह्याद्री में, यानी वेस्टर्न घाट में, अंडमान निकोबार में, मेघालय में, एकदम तुरंत मारना है। ड्राई ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ड्राई थॉर्नी, अल्पाइन नहीं भाई, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। सेमी एवरग्रीन चलेगा क्योंकि एवरग्रीन के बगल में ही सेमी एवरग्रीन लगा होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। MCQs का PDF तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है जितने हो सकते हैं, मैंने आपको करवा दिया, लगभग 50 के लगभग तो हमने कर ही लिए होंगे क्वेश्चंस। बाकी आपको करना है प्रैक्टिस, जो कि आपको PDF मिल जाएगी बैच के अंदर ही, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन के अंदर जो बैच है वहीं मिल जाएगी। और आपको पता है उसके अलावा भी एक क्विज़ अटैच मिलती है जो इससे अलग होती है, ठीक है। तो सारी चीज़ों एक्सेस करने के लिए आप बैच में एनरोल कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। बाकी ये दोनों कॉम्बो बैच हैं जहाँ पर आप परमार 4.0 का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, देन थैंक यू, धन्यवाद। ज्योग्राफी कितने लेक्चर बाकी है, बस इसी वीक में हो जाएगी ज्योग्राफी आपकी। दिस वुड बी द लास्ट वीक ऑफ योर ज्योग्राफी। सर आपकी क्या ज़िद है फेस रिवील करने की। फेस रिवील होने वाला है जल्दी, ठीक है, मतलब कुछ तो हम प्लान कर रहे थे और थोड़ा सा मतलब अभी बता नहीं रहा हूँ, लेकिन लगभग मान के चलो सीजल मेंस का रिज़ल्ट, ये जो सीजल है इसका मेंस अभी होगा, उसका जो फाइनल रिज़ल्ट है उसमें आपको देखने को मिल सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ज़िद तो नहीं, लेकिन कुछ कारण है, और ये एक ये भी है, एक ये भी ज़िद है बोलो कि मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा परमार सर वायरल होते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि बहुत सारे मैं देख चुका हूँ, कम से कम 10-15-20 परमार सर तो मैं देख ही चुका हूँ, अलग अलग वॉइस में, मेरी वॉइस में, ठीक है। और काफ़ी तो हम लोग खुद में सरप्राइज़ हो जाता हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली सेम वॉइस। कोई एक तो बंदा था उसने टेलीग्राम पे ही वायरल कर दिया था, पता नहीं कुछ तो ऐसे सेम वॉइस लगा के ऐसा, तो बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन खैर
मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगले साल के शुरुआत में जो है फेस रिवील मिल जाएगा। ऑलराइट, चलो भाई, थैंक यू एवरीवन, और मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम जगह, और हम टॉपिक करेंगे स्वेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डोंट मिस इट। बी कंसिस्टेंट, जैसे अभी तक आप कंसिस्टेंट रहे हैं वैसे कंसिस्टेंट रहिए। ऑलराइट।